साफ आ रही है। बिल्कुल, अब जी, अब बिल्कुल सही है, अब आवाज़ मेरी नहीं गूंज रही है। जी। अ, तहरीक बक़ाए उर्दू के इस अदबी पेज पर मैं तहरीक की ओर से आप सभी सामईन का, आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि आज हमने दूसरा सेशन अपना रखा हुआ है बातचीत का, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मयारी और बहुत ही अ, जिसकी अहमियत है जिस मौज़ू की, उसको लेकर हम आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब। मैं तहरीक की ओर से आपका इस्तकबाल करती हूँ सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक बक़ाए उर्दू के अरकान का, और आपका, और इसकी इनके सदर इरफान साहब का, मुश्ताक वानी साहब का, और दूसरे हमारे जो अजीज़ दोस्त हैं उन सब का, और अहले उर्दू का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से इस तहरीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस दौर में इतने हसास मौजू पर मुझे बोलने का मौका मिला है आज। जी, बिल्कुल। ये मौज़ू बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है हम सबके लिए। अहले हाज़िर में मीडिया का किरदार, और हमें ये बहुत खुशी है कि इस मौज़ू पर बोलने के लिए जिस शख्स को, जिस शख्सियत को हमने आज जिसका इंतख़ाब किया है, वो बहुत गहरे से हमें इस बारे में बता सकते हैं। मैं आपको उनका तारुफ़ करा दूँ हमारे नाज़रीन को। डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब हैं। अलीगढ़ से आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक़्त। एक बेहतरीन नक्काद, शायर, मुहक्किक, टीचर और सहाफ़ी। आपने ज़िंदगी के बेहतरीन साल सहाफ़त को दिए हैं, अदब को दिए हैं, दर्स-ओ-तदरीस को दिए हैं, और आज आपसे आपसे बात करके मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। सर, हम अपनी बात का सिलसिला शुरू करेंगे अपने जो हमारा फ़ॉर्मेट बात का है उसको लेकर ही। क्योंकि मैं देख रही थी कि आपका जो प्रोफ़ाइल है वो इतना रिच है, वो इतना बड़ा है कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके तजुर्बों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है, आपके काम की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया। आपकी इब्तिदाई तालीम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपकी परवरिश, आपकी तरबियत, आपका फ़ैमिली बैकग्राउंड, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे मुख्तसर में। नमिता जी, मेरी जैसे ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसी तरह से हमारा तजुर्बा भी मुख्तसर ही है। वो कि जब उसकी गहराई में उतरे तो लगता है कि एक इसमें वुसअत है, और वुसअत का अंदाज़ा होता है, हर इंसान के साथ यही होता है। मैं एक बहुत ही आम ख़ानदान में, घराने में पैदा हुआ। हालाँकि हमारा ख़ानदान जो बुज़ुर्गों का ख़ानदान था, और जिस ख़ानदान में हमारे ऐसे-ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनके नामों से भी हम इस वक़्त वाक़िफ़ नहीं हैं, जिन नामों से हम जी। वाक़िफ़ हुए, उन नामों से मैं देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हम एक आम फ़ैमिली में हम पैदा हुए। लेकिन जब हम पीछे जाकर के देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ज़मींदाराना एक घराना था हमारा, जो वक़्त के थपेड़े में आकर के टूट गया, बिखर गया, और बहुत सी ज़मीनें और जी, जायदादें ख़त्म हो गई। जी। मैं हमारी जो सर्टिफ़िकेट है, पैदाइश की जो तारीख़ है, उसके हिसाब से जो है 11/11/69 को हम पैदा हुए। गोपालगंज हिंदुस्तान का एक ज़िला है, जो सारण जी। में पहले आता था, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो ये ज़िले बँट गए, अब गोपालगंज के नाम से जाना जाता है। हमारे गाँव में एक जी। प्राइमरी स्कूल है, आज भी है। हम उसी स्कूल से हमने तीसरे दर्जे तक की तालीम हासिल की। वहाँ से जी। हम मौलाना मज़हरुल हक मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, जो तुरकहाँ के नाम से, यानी गोपालगंज की एक सरहद पे, गोपालगंज आमतौर से उसको कहते हैं, गोपालगंज में हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल जी। की अहमियत ये है कि एक ज़माने में, और अभी भी ये आप कह सकती हैं कि हिंदुस्तान में अलीगढ़ में, यानी बिहार से सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी उस स्कूल के तालिब इल्मों की होती थी। बहुत ज़्यादा तादाद होती थी। गोपालगंज है ना, स्कूल समझा जाता था, जो हमारे स्कूल से आते थे। उस स्कूल से हमने जो है हाई स्कूल की डिग्री ली, सर्टिफिकेट हासिल की। फिर वहाँ से मैं
85 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में हमने दाखिला लिया। सोशल साइंस का मैं स्टूडेंट था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने +2 और ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस किया, फिर एमए भी हमने पॉलिटिकल साइंस से किया। लेकिन चूंकि मैं उर्दू की तरह बहुत ज़्यादा राग़िब था, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना, वक्त को ज़्यादा सर्व करता था, तो मैंने जो है और कुछ कंपटीशन देने का भी एक मकसद था ज़हन में, तो मैंने फिर जेएनयू का टेस्ट दिया कि क्यों ना वहाँ जेएनयू में हम एमए में दाखिला लें और फिर वहाँ से कोई अपनी ज़िंदगी की एक राह जो है निकाल तलाश की जाए। तो इस तरह से मैंने टेस्ट दिया और एमए उर्दू में मेरा दाखिला हुआ जेएनयू में, और वहाँ से 2 साल में एमए उर्दू, फिर एमफिल, फिर पीएचडी और फिर एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया का वहाँ से कोर्स मुकम्मल किया। हमने मीडिया उर्दू सहाफ़त की ज़बान का जो इर्तिक़ा है, उस पर हमने पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की सनद हासिल की। दौरान तालीम हमने मेहनत की, चूँकि एक आम घराने से हमारा ताल्लुक था, तो पढ़ना और पढ़ाना और फिर आमदनी का कुछ ज़रिया करने के लिए हमने रुख किया। तो मुलाज़मत तो बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर हमने जो है सहाफ़त में सोचा कि इसमें ज़ोर आज़माते हैं, तो मैंने नई दुनिया और आवाम का रुख किया। वहाँ पर शाहिद सिद्दीकी ने हमारा इंटरव्यू किया, मेरा सिलेक्शन हुआ और इस तरह से मैंने आवाम और नई दुनिया में 3 साल तक काम किया। शाहिद सिद्दीकी जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। वहाँ से हमने उनसे बहुत से, वहाँ परवाना रुदौलवी साहब हुआ करते थे, इन लोगों से हमने बहुत असरार रुमूज़ सहाफ़त के हैं वो सीखे। फिर एक ऐसा वक़्त आया 98 में, 1998 में एक राष्ट्रीय सहारा की वैकेंसी आई, वहाँ हमने दिया, टेस्ट दिया, बहुत मुश्किल सिलेक्शन था। वहाँ एज़ ए सब एडिटर हमारा सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर 98 5 दिसंबर से लेकर के हमने 2004 तक वहाँ पर नौकरी की। एक्टिव जर्नलिस्ट की हैसियत से हमने काम किया। बहुत मसाइल को देखे, बहुत झमेलों को देखे, बहुत से उतार-चढ़ाव, नशो-फ़रेज़ को देखे और हमने जर्नलिस्टों को किस तरह से बिकते हुए देखा, कामयाब होते हुए देखा, फिर असली जर्नलिज़्म को देखा, नकली जर्नलिज़्म को देखा और बहुत रिपोर्टिंग के वो एक सिलसिला है, गुफ्तगू होगी तो उस पर बात होगी। सर मैं एक सवाल आपसे 2 जुमले में और मैं बात कर दूँ, फिर वहाँ से मैं जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के शोबे उर्दू से वाबस्ता हुआ। वहाँ पर मैंने आर्ज़ी तौर पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कह लीजिए, आर्ज़ी तौर पर कह लीजिए या आप जो है असिस्टेंट के तौर पर कह लीजिए, 2.5 साल तक हमने वहाँ से पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जब मैं साहित्य अकेडमी जैसे कौमी बड़े इदारे से वाबस्ता हुआ एज़ ए प्रोग्राम ऑफिसर और वहाँ पर 2009 से 2016 तक मैंने बहुत सारे काम किए, लिटरेरी अदबी सरगर्मियाँ और वहाँ पर साहित्य अकेडमी का जो काम है वो एक लंबा काम है। जी, बहुत शुक्रिया। सर मैं इससे पहले कि आपसे कुछ और बात करूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब आ रही है, आवाज़ और वीडियो दोनों, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम लगती है मुझको। तो अगर ये हम कर सकते हैं, कुछ नेटवर्क का इश्यू अगर उधर है, आप एक बार चेक कर लें या फिर आप एक बार फिर एग्ज़िट करके दोबारा इन करें, तो शायद अगली बार सही हो, मुझे ऐसा लगता है। आवाज़ बहुत कट रही है। आप बताइए। जी हाँ, अभी तो ठीक आई है क्योंकि आपकी बीच में क्रैक हो रही थी बताते हुए बातें। अच्छा, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, बताइए। क्योंकि ये सारी बातें, क्योंकि आपकी एक-एक बात, आपका एक-एक लफ्ज़ सुनने लायक है और हम चाहते नहीं कुछ भी छूटे, तो वो नेटवर्क कभी-कभी हमारा दुश्मन बन जाता है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती थी कि आपने उर्दू में एमए किया, ज़ाहिर है जेएनयू से किया आपने और ज़ाहिर है कि बहुत से रास्ते आपके सामने उस वक़्त खुले होंगे, उस उम्र में, उस दौर में बहुत से सपने होते हैं आँखों में, बहुत सारी एम्बिशंस होते हैं। आपने अपने लिए सबसे मुश्किल ऑप्शन में से एक चुना सहाफ़त। तो सबसे मुश्किल रास्ता आपने क्यों चुना? आपने कोई आसान रास्ता क्यों नहीं चुना अपने लिए? नहीं, ऐसा है कि अगर जर्नलिज़्म को बहुत आसान बनाया जाए, ईमानदाराना तरीके से काम किया जाए,
आज़ादी इज़हार को ज़्यादा अहमियत दी जाए, तो मुझे लगता है कि मुश्किल हमारे सामने आसान नज़र आने लगती है। और मेरे लिए चूँकि जेएनयू का माहौल भी था और हम ऐसे माहौल में परवरिश पा रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे कि जी। इज़हार की आज़ादी जो थी वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी उस ज़माने में। और मुझे लगा कि बिल्कुल। मीडिया में जाकर के इज़हार की जो आज़ादी है, वो मेरे लिए बहुत अहम चीज़ थी और इसलिए मैंने इसको चुना अहम होगी। कि जो बात है वो लोगों तक पहुँचाई जाए और एक जी। काम ऐसा किया जाए, एक समाज के लिए एक खिदमत का काम भी है, मुलाज़मत का काम भी है और जो मीडिया का जो चौथा सुतून है, उसके ज़रिए एक जी। अच्छा काम करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने मुंतखब किया और मैंने मुश्किल समझ के नहीं किया, बल्कि इसको यूँ समझा कि हमारी जो अ, बात कहने की आज़ादी जो है, राय की जो आज़ादी है, वो बहुत जी। अहमियत रखती है, इसलिए मैंने इस प्रोफ़ेशन को चुना। जी। सर आपका वीडियो और ऑडियो बराबर डिस्टर्ब हो रहा है, वो हमको हमारे नाज़रीन बता भी रहे हैं और मैं सुन भी पा रही हूँ, लगातार डिस्टर्ब है वीडियो और ऑडियो। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना साफ़ है, लेकिन आपका डिस्टर्ब आ रहा है। आपका तो मैं आपका चा बिल्कुल आपका बहुत साफ़ है, जी। आपका बहुत साफ़ आपकी मेरी आवाज़ थोड़ी-सी गड़बड़ होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ होनी ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी कि अगर आप एक बार चाहें तो एग्ज़िट करके फिर इन करके देखें और अगर कोई ऐसी ठीक है, अगर ठीक है। मोबाइल डाटा है तो ठीक है, वरना जहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा सही हो। क्योंकि हम बहुत ही ज़रूरी बात एक बहुत ही अहम मौज़ू पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के मेहमान डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब हैं और जी, 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 बताएँ। हम जी। आप बताइए आप क्या सर कह रही हैं? अगर आप चाहें तो एग्ज़िट कर लें इसे मतलब इस ब्रॉडकास्ट से एग्ज़िट कर लें, लीव कर लें और फिर अच्छा, लीव करके वापस इन करें। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। इकरा, ए बेटा, इधर आ जल्दी आ ले। नेटवर्क के चलते कभी-कभी हमारी कोशिशें जो हैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती बात को जारी रखने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि बात जो भी हो वो बिल्कुल साफ़ आप तक पहुँचे। हमारे साथ हैं मुहक्किक, नक्काद, शायर, सहाफ़ी और उर्दू के खिदमतगार डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब और से इस वक़्त जुड़े हैं वो सहारनपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि तहरीक बक़ाए उर्दू का हमारा है, हमारा मकसद है कि उर्दू के लिए, उर्दू की बक़ा के लिए जिन लोगों ने काम किया है अलग-अलग फ़ील्ड में, उन्हें हम लेके आएँ, उनसे बातचीत करें, उनसे हम बातचीत करके उनका जो सफ़र रहा है उसके बारे में आपको बताएँ, उनके काम के बारे में आपको बताएँ। और जैसा कि डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब ने बताया हमें जी, शुक्रिया नासिर अहमद साहब। आपका शुक्रिया, आपका फ़ीडबैक हमको मिला, हमने उनको दिया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि वो फिर से इन करें। मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ शुक्र है। लेकिन मेहमान की तरफ बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो ये हमारा फ़र्ज़ है देखना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमको फ़ीडबैक दिया इस चीज़ का। अ, बहुत लंबी फ़हरिस्त है डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब के कामों की। और उसको हम चाहते हैं कि तरतीब से तफ़सील से आपके सामने रखा जाए। जी सर, आप हेडफ़ोन लगा लें सर। अब देखिए तो जी, जी, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है। जी, आपकी हाँ, आवाज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जी। अ, कभी-कभी वाईफ़ाई या मोबाइल डाटा उस वक़्त सही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वीडियो और ऑडियो दोनों टूटता है। इस वक़्त शायद उधर ऐसा ही हो रहा है। जी, जी। जी। सर आपने बहुत ही हेलो? जी, जी, बताइए। सर आपका वीडियो पॉज़ हो गया है। वीडियो? हाँ, अभी अभी ठीक है, मतलब वो बीच-बीच में ब्रेक हो जा रहा है, वीडियो और ऑडियो। अच्छा। आपने बताया कि आपने सहाफ़त जब शुरू की,
तो आवाम, नई दुनिया, राष्ट्रीय सहारा, इन बड़े बैनरों के साथ जुड़कर आपने काम किया। वहाँ का आपका तजुर्बा शुरुआत में क्या रहा? शुरुआती दौर में आपके लिए सहाफ़त एक मिशन थी, एक पैशन थी, एक ड्रीम थी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? किस तरह से उसको आपने लिया? देखिए, हमने सहाफ़त को जब जॉइन किया तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि सहाफ़त ही या मीडिया का मैदान ही एक ऐसी जगह है, जहाँ पर जी। इज़हार राय की आज़ादी होती है। मैं ये सोच कर के सहाफ़त को जॉइन किया, चूँकि सारे रास्ते हिंदुस्तान के या जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के सारे रास्ते जो है, इसी पर सही तरीके से हम देख सकते हैं तमाम तर कामयाबियों को। जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए कि इंसान को बोलने की, कहने की, अपनी राय रखने की आज़ादी हो। और मुझे लगता है कि मीडिया की सबसे अहम बात यही होनी चाहिए कि जो जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी अपनी आँखों से जी। देखता है, वो जो कैमरे की जी। आँख से जो कुछ देखता है, उसे पेश करे। तो मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा कि मुझे बहुत अ, जो ज़िम्मेदारी से काम करना है या ऐसे काम करना है, मैंने ये सारी चीज़ों पर नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने जॉइन किया और काम करना शुरू किया, तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हुआ। मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो मसाइल को पेश करना चाहिए जिन मसाइल से अवाम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है, जिससे हमारी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है और जिसके लिए एक हिंदुस्तान जो है एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है, उसमें एक मामूली सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे इसी तरह के कंट्रीब्यूशन से हिंदुस्तान तामीर होता रहा है, इसी तरह से कंट्रीब्यूशन होगा। चाहे वो कंट्रीब्यूशन जी। हमारे लिए बहुत मुख्तसर ही हो मेरी तरफ से। तो हमने ये सोच कर के जॉइन किया और जॉइन करने के बाद से जूनियर, सीनियर ये सारी चीज़ें तजुर्बे तो होते रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों में सबको मालूम हो जाता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है और मनफ़ी सोच हम लोग रखने वाले हैं नहीं। इसलिए हम बुरा लफ़्ज़ भी यूज़ नहीं करते हैं कि कौन खराब काम कर रहा है, हुँ। कौन अच्छा काम कर रहा हुँ, है, हुँ। कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। हम ये कहते हैं हमारी जी बताइए। जी। अभी सहाफ़त पे क्योंकि हमारा मौज़ू ही है आज का अहले हाज़िर में मीडिया का किरदार। लेकिन मैं इसके पहले आपकी एक किताब जो पहली किताब है आपकी 2002 में आई हुई जज़्बी शनासी, इसके बारे जी, में जी। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी, ये जी। किताब क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है और इसको क्यों लिखा गया था? ये जो है तस्वीर शनासी जो है, हमारी किताब जी। है जो 2002 में शायद लिखी जाती है जी। और ये किताब पहली किताब है हमारी। तस्वीर शनासी है मुमताज़ गुजरात और जज़्बे उस ज़माने में सर आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। आज मरने की दुआएँ जीने की तरह कौन करे ये जज़ ये जज़्बे की एक ग़ज़ल है जो ज़िद्दी फ़िल्म में गाई भी गई। जी। मुझे इस बात का इल्म है और मुझे लग रहा है बराबर कि उनकी तरफ से नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर है और मुझे लगता है कि हमारे सामीन को, हमारे नाज़रीन को भी ऐसा ही मिल रहा होगा लाइव ब्रॉडकास्ट पर क्योंकि उनकी आवाज़ भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आई, आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा और एक बार फिर वो डिस्कनेक्ट हुए हैं सर यहाँ से, तो हम कुछ इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़रूरी बात बता रहे थे उनकी पहली किताब जज़्बी शनासी जो मोइन एहसन जज़्बी साहब के काम पर उन्होंने लिखी थी 2002 में और बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े शायर के काम को कलेक्ट करना और उस काम पर कुछ लिखना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उर्दू अदब को
डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब की ओर से, जिस पर वो हमको बता रहे हैं अभी इस वक्त, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जुड़े हमसे फिर से। आज शाम को हमें दोनों ही इंटरव्यू के दौरान नेटवर्क सही नहीं मिला है हमारे मेहमान का, और इस बात के लिए हम आप सभी से माजरत चाहेंगे। आपको हमारे साथ जो परेशान होना पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत का सिलसिला बीच में ना टूटे, हम उसे पूरा ही करें। दुआ करते हैं कि नेटवर्क सही आ जाए। डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब फिर से हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन उनका ऑडियो और वीडियो दोनों ही हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इंतज़ार हम कर रहे हैं कुछ लम्हे और सही कनेक्शन होने के लिए। अब तक तकरीबन 14 किताबें उर्दू अदब को दे चुके हैं, एक अदीब के तौर पे, एक शायर के तौर पे, डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब। आपने जनाब मोहतरम गोपी चंद नारंग जी की तकरीरों का भी कलेक्शन किया है, इंटरव्यूज़ का कलेक्शन किया है। बहुत सारी मैगज़ीन से आप जुड़े रहे हैं। आप 2007 से 2016 तक साहित्य अकादमी नई दिल्ली में प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमत दे चुके हैं। और सहाफ़त का जो आज का दौर है, एक दौर जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भरोसा टूट जाने तक पहुँचना हमारा सहाफ़त से, सहाफ़ी से, इस दौर तक हम आए हैं, उसके गवाह रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब। बहुत सारी बातें उनसे करनी है हमें, बशर्ते ये नेटवर्क इजाज़त दे, हमारा साथ दे। और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो सके। जी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनसे बात करने का जी 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 नमिता जी बताएं। अब ये मैंने दूसरा जी नेटवर्क से सर, दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ मैं आपको। ये बिल्कुल सही है सर, यहाँ तो मुझे आवाज़ आपकी बिल्कुल सही आ रही है। जी 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 बताएं। जी, तो शुक्र है ये इसमें कैसे? जी, जी, इरफान जी, जी, साहब बिल्कुल। पूछा है। जी इरफान भाई, हेलो। हेलो, हाँ मैंने दूसरा नेटवर्क यूज किया है, अब आ जाएगा, साफ आवाज आ जाएगी। ओके ओके। जी 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 नमिता जी तहरीक बताएं। जी, जी जी, बताएं। जी सर। तहरीक बक़ाए उर्दू के पेज से जब हम लाइव चल रहे होते हैं तो शायद इंटरव्यू लेते हुए, बातचीत करते हुए मैं आपको दिखाई देती हूँ सामने। जी लेकिन जी आप जानते हैं हमारा एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से हमारे मोहतरम सदर साहब और सारे लोग देख रहे होते हैं, और किसी परेशानी में तुरंत, जैसे कि आपके पास फ़ोन अभी आया प्रोफ़ेसर इरफान आरिफ साहब का, वो वहाँ से देखते रहते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं आई, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब हम जहाँ जिस नेटवर्क पे जुड़ गए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। तो सर मैं जो सवाल मैंने पहले किया था, मैं उसको फिर रिपीट कर रही हूँ। आपकी पहली किताब जज़्बी शनासी के बारे में हमको तफ़सील से बताएँ आप। मैं एक बात चूँकि डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम में, एक बार फिर जो है जी, तहरीक बक़ाए उर्दू का शुक्रिया अदा करूँ। और इरफान जो जी, हमारे बहुत ही अजीज़ों में शामिल हैं, बहुत फ़आल हैं, और उनकी सरगर्मियों पर हमारी गहरी नज़र रहती है। हमारे दोस्त हैं जी, मुश्ताक वानी से, वो भी मेरे राब्ते में थे। और नमिता जी, आपके कई इंटरव्यूज़ और इस तरह के प्रोग्राम मैंने वैसे भी सुनता रहता हूँ मैं। मुझे नौजवानों को और नए लोगों को बहुत सुनने का शौक होता है, उनको पढ़ने का शौक होता है। तो शायद इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स में और नई नस्ल में ज़्यादा जाना जाता हूँ कि मैं ज़्यादा उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक जी, मीडिया की बात है, मैं दोहराते हुए चलूँ कि चूँकि डिस्टर्बेंस हो गई थी और हम सब मीडिया वाले हैं, तो ये बता दूं जी, कि मैं इज़हार आज़ादी की फ़ोक़ियत को देते हुए जर्नलिज़्म के मैदान को मुंतख़ब किया।
और मैंने अपना कैरियर फुल टाइम तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वक्त हमने अवाम, नई दुनिया और राष्ट्रीय सहारा जैसे बड़े बैनर्स के साथ हमने काम किया। अब बहुत से जी, तजर्बात हमने हासिल किए और सहाफ़त के असरार रुमूज़ सीखे, नशे व फराज देखे और अपने आप को किस जी, तरह से निखारा जाता है। हमारे सीनियर्स ने, जिसमें परवाना रुकनवी साहब, अजीज बर्नी साहब, हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब, हमारे जफर साहब, जी, हमारे एम उदूद साजिद साहब, हमारे कासिम साहब, एक बड़ी लिस्ट है हमारे साथ। और उस जमाने में बहुत से ऐसे एंकर्स जो आप देखते हैं कि आज बड़े बड़े चैनलों पर बैठे हुए नजर आते हैं, उन उन लोगों ने भी इब्तदाई तौर पर सहारा से जुड़े हुए थे, मीडिया से जुड़े हुए थे हमारे यहाँ। तो उन लोगों के साथ भी बैठ के खाने की, गुफ्तगू करने की, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आज स्टार वो जर्नलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते हैं और किस तरह से काम हो रहा है वो भी देख रहे हैं। हमें जी, हैरानी होती है। स्टार जो जर्नलिस्ट हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, उनमें से चंद एक का जी, नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन लेना मुझे मुनासिब नहीं है किसी का, जी, इसलिए कि बात जो पहुंचाई जाए वो ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल। जहाँ और तक हमें सवाल है बहुत खुशी है। जज्बी, जी, और जहाँ तक जज्बी शनासी की बात है, किताब की बात, ये मेरी पहली जी, किताब है जी, जो 2002 में ये शाये हुई और जी, इस्तारा पब्लिकेशन ने इसको इस जी, किताब को शाये किया। इसमें मोइन हसन जज्बी एक बहुत ही मुमताज शायर गुजरे हैं हमारे अलीगढ़ में। हिंदुस्तान के फैज़ जी, और मजाज, ये शायरों, ये सब एक दूसरे के दोस्त रहे और जी, तसलीस के तौर पर जाने जाते हैं फैज़, मजाज और जज्बी। फैज़ जी, पाकिस्तान चले गए, जेल चले गए, उनकी एक अलग कहानी हुई, बहुत मकबूल हो गए। मजाज जी, अलीगढ़ के तराने से, अपने शायरी से, अपने बेबाकी से पहचाने गए। जज्बी जी, एक म्यारी अदबी शायरी के हवाले से जाने गए, लेकिन चूंकि सियासत से इन्होंने हमेशा फासला अख्तियार किया, दूरी अख्तियार की, इसलिए कहीं ना कहीं शोहरत, नामवरी में कहीं कोई कमी नहीं आई। इनके बगैर कोई लिस्ट मुमताज शोहरा की तरफ की, पसंद शोहरा की मुकम्मल नहीं हो सकती है, लेकिन शोहरत में कहीं ना कहीं मुझे लगा, और हमारे गाइड प्रोफेसर नसीर अहमद खान को ऐसा महसूस हुआ कि इस पर काम होना चाहिए। तो मैंने एमफिल का डिसर्टेशन इस पर लिखा, जो एक शेरी मजमूए पर था, लेकिन जब ये किताब शाये हुई तो उनके 3 जो शेरी मजमूए हैं, पूरी कुलियात को सामने रख के मैंने ये किताब लिखी। और उनकी जी, तनकीद निगारी, उनकी शायरी, उनकी जिंदगी, जो खुद एक खुली किताब थी और बहुत बड़े शायर को की शायरी के कैनवस को देखना जरूरी था, इसलिए हमने इस पर काम किया। और इनका एक जी, शेर बहुत मशहूर है कि मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने क्यों की माँ, तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन क्या बात करे। है। जी, ये बिल्कुल। हमारी, बहुत ही मशहूर, बहुत मशहूर उनका ये हाँ, ये शेर है। फिल्म में जी, बॉम्बे टाकीज में इसमें जी, चुगताई के जी, मुकालमे थे, उसमें ये गजल जो गाई भी गई है। जी जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब। और मैं इस वक़्त बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि नेटवर्क अभी सही हो गया है और उनको हम बहुत ही साफ़ सुन पा रहे हैं। क्योंकि जब हम दूर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आधा हमारा जो ध्यान, आधा हमारी हमारी हमारा फ़िक्र, जो हमारी फ़िक्र होती है वो ये होती है कि नेट हमारा सही चलना चाहिए। जी जी जी। सर मैं अभी लोगों को बता रही थी जब आप दोबारा से ये कर रहे थे, वापस इसमें इन हो रहे थे। आपकी तकरीबन 14 उर्दू की किताबें हैं, इसमें शेरी मजमूआ है आपका, और बदल गई कोई शय, जी और जी जी, इसके बदल अलावा गई कुछ। आपने उर्दू, जी, बदल गई कोई शय, तो ये आपका अभी तक एक ही ये शायरी का कलेक्शन है, और भी आए होंगे हाँ, कुछ? असल में मैं बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेता और मेरी जी, जी, तबीयत बहुत मायल नहीं होती है। तो जी, अब तक तो कलाम हमारे पास है, इतना तो है कि मेरा दूसरा शेरी मजमूआ भी ढंग का शाया हो सकता है और होगा भी, जल्दी शाया होगा। तहरीक बकायल जी, उर्दू के लोग जिस तरह से सरगर्म है, उनकी दुआएं रही, आपकी दुआएं रही, तो बहुत जल्द हम शेरी मजमूआ को भी, दूसरा जो हमारा शेरी मजमूआ होगा उसे मंजर आम को जी। लाएंगे। तो सर बदल गई कोई शय आपके हाथ में है, हम आपके सुनने वाले आपके सामने हैं सारे, तो उसमें से कुछ सुनना ज़रूर हम चाहेंगे। देखिए, अपने शायरी से इंतखाब जो है ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जी, हमारी इस शेरी मजमूए की पहली गजल है, जिस
एक जिस गजल के एक शेर से मैंने इसका नाम भी हमने जी रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो गजल के 2-3 अशआर मैं आपके सामने पेश करूँ। अर्ज किया है कि जुनून में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय, क्या जुनून बात में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय, फिसल गई कोई शय। न जाने किसकी दुआ से संभल गई कोई शय, वाह वाह, न न जाने जाने किसकी दुआ किसकी से। दुआ संभल गई कोई शय। और ये शेर देखिए नमिता जी कि अभी अभी मेरी आंखों में कुछ धुआं। इरफान साहब जी भी सुन रहे हैं और बहुत से क़ारीन सामीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क़ारीन तो नहीं, नाजरीन जो है, सामीन नाजरीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि शेर देखिए कि अभी अभी मेरी आंखों में कुछ धुआं सा उठा, अभी अभी मेरे सीने में मेरी जल गई, आंखों में। जी क्या अभी बात अभी है, वाह। मेरी आंखों में कुछ धुआं सा उठा, धुआं सा उठा, अभी अभी मेरे सीने में जल गई कोई शय। वाह और ये शेर देखिए कि बहुत संभाल के रखने की हमने कोशिश की, बहुत क्या बात संभाल के रखने की हमने कोशिश की, हमारे हाथ से फिर भी फिसल गई कोई शय, फिसल गई कोई शय, वाह। हमारे हाथ से फिर भी फिसल गई कोई शय। और ये शेर मुझे बेहद पसंद है, आप सबकी नजर करता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ जिंदगी का पिछला वक्त, मैं क्या जब बात भी है, वाह। देखता हूँ जिंदगी का पिछला वक्त, पिछला तो वरस, ऐसा लगता है दिल में कुचल गई कोई शय। वाह मैं जब भी देखता हूँ जिंदगी का पिछला वक्त, तो ऐसा लगता है दिल में कुचल गई कोई शय। और ये शेर जिसमें किताब का नाम भी शामिल है, न कोई ज़ौक़े तमाशा न कोई रंगे हयात, न कोई ज़ौक़े तमाशा न कोई न रंगे कोई हयात, रंगे हयात, जरूरतों के बहाने बदल गई कोई शय, वाह जरूरतों के बहाने बदल गई कोई शय, जुनून में ध्यान से आखिर फिसल गई कोई शय, न जाने किसकी दुआ से संभल गई कोई शय। वाह, एक क्या दो बात। शेर और मैं दो शेर और एक गजल जी इरशाद इरशाद सर। पेश करना चाहता हूँ कि इन हाथों में लाठी गर ईमानी होगी, इन हाथों में लाठी गर ईमानी होगी, पानी पर भी चलने में आसानी, क्या बात, इन हाथों में लाठी गर ईमानी होगी, जी पानी पर भी चलने में आसानी होगी, चलने में आसानी होगी, वाह। पानी पर भी चलने में आसानी होगी। बहुत से अशार हैं, है ना। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो मर जाएं तो, हमने बड़ी शख्सियात को सामने रखे, सर सैयद को सामने रखे इस शेर का खास तौर से, जी लेकिन बड़े कैनवस में शायरी को, इस शेर को देखने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो मर जाएं तो सदियों तक कब्रों को भी हैरानी हो, क्या बात, वाह। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो मर जाएं तो सदियों तक कब्रों को भी कब्रों हैरानी को भी होगी, हैरानी, वाह। इन हाथों में लाठी गर ईमानी होगी, पानी पर भी चलने में आसानी होगी। मीडिया से आसानी, कनेक्ट अगर करते हैं तो मीडिया में बिल्कुल बिल्कुल। ईमानदाराना तरीका तो जरूर होना चाहिए। जी जी बताएं बहुत गहरी बताएं। बात कह दी गई है, बहुत बारीकी के साथ। जो शायरी का फन होता है कि बहुत बड़ी बातें आसानी से कह दी जाती हैं। एक सवाल अचानक आपकी ये गज़ल सुनते-सुनते आया मेरे ज़हन में, वो पूछना चाहती हूँ कि सहाफ़त एक अलग काम है। सहाफ़ी होना आपको कहीं न कहीं रूखा बनाता है या आपको कहीं न कहीं ज़िम्मेदार बनाता है, बेदार बनाता है। शायरी दीवानगी की शय है, शायर दीवाना होता है। तो आपने ये बेदारी और ये दीवानगी सँभाली कैसे एक साथ, या कैसे सँभाल पाते हैं आप? ये उसी तरह की बहस है कि अदब और सहाफत में क्या फर्क है ना। जी। तो उसी तरह ये की मैं बस आप जी, जी, बिल्कुल कैसे लगता है ना कि नहीं आप बहुत अच्छा कितना सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, देखिए जी। सहाफत में, मीडिया में जो हुँ, इंसान की सोच फिक्र, आंखों की तस्वीरें, मीडिया की हुँ। आंखें जो होती हैं, ये लम्हे, और आप देखते हैं कि अखबार अखबार जो है चंद घंटों की उम्र लेकर के आता है और हमें पढ़ते ही वो मर जाता है, जी, वो बिल्कुल। खत्म। लेकिन उसके मसाइल बिल्कुल। जिंदा रहते हैं हमारे ज़हनों में। कैथारसिस जो जी, है इंसान बिल्कुल। की, इज़हार राय की आज़ादी हो या किसी भी तरह की जो कैथारसिस होती है,
या मसाइल का जो इजहार होता है वो भौतिक तौर पर होता है, उसको कागज पर हम उतार देते हैं। शायरी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये दीवानगी जो होती है, यानी इंसान कोई जरूरी नहीं है कि जिस तजर्बे से गुजर रहा है उस तजर्बे का इजहार वो फौरी तौर पर करे। वर्षों लग जाते हैं उसके साथ के लिए, यानी 4 साल के बाद भी कोई शेर बनता है, 2 साल के बाद भी बनता है, फौरी तौर पर बन जाता है। तो कैथारसिस जो इंसानी जिंदगी की सोच है या उसका तजर्बा है या उसके जज्बात और एहसासात हैं, वो उसकी कैथारसिस के लिए जो दीवानगी होती है उसको इजहार करने के लिए जो हमारे अंदर जो जुनून होना चाहिए वो एक लंबा सफर तय करता है। तो हसास जहन रखने वाला आदमी जब मीडिया में जाता है तो वो दीवानगी वहां भी उसकी। बिल्कुल सही बात है। बस यही जवाब था जो हम सुनना चाहते थे आपसे। यही बात थी जो आपके ज़रिए हम अपने नाज़रीन सामीन तक पहुँचाना चाहते थे कि बिना दीवानगी के तो हम खुदा को भी याद नहीं कर सकते हैं, बिना दीवानगी के तो हम एवरेस्ट पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो दीवानगी के बगैर तो कोई काम हो नहीं पाता। आपने सहाफ़त न सिर्फ़ की, आपका जो एक बहुत बड़ा मुझे कंट्रीब्यूशन लगा, हालाँकि बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि मैं भी कहीं न कहीं जुड़ी हूँ सहाफ़त से, मैंने भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है और मुझको मालूम है कि जब हम कोर्स कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तालिबे इल्म होते हैं सहाफ़त के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने होता है हमेशा अच्छी किताबों का, अच्छे रेफ़रेंसेस का। तो आपने एक बहुत ही काम की चीज़ की, आपने कंट्रीब्यूशन दिया अदब को और सहाफ़त को। उर्दू सहाफ़त, ज़ुबान, तकनीक और तनाज़ुर। वो किताब मैं देख सकती हूँ क्या और इस किताब में क्या ख़ासियत है, क्या ख़ास है इस किताब में जो हमें पढ़नी चाहिए एक तालिब को ये किताब? देखिए, ये इसके कई एडिशन एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से इसके एडिशन इसके कई शाये हुए हैं। ये तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में 3-4 यूनिवर्सिटी से तो खुद मेरे पास लेटर्स आए या इन्फॉर्मेशन इत्तलाहत मिली है। ये सिलेबस में भी शामिल है। ये तलबा इस्तेफादा करते हैं। ये प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पर उर्दू की मेरे ख्याल से ये पहली किताब मैं समझता हूँ। दावे बहुत से करते हैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पर, बहुत सी किताबें हैं अंग्रेजी और हिंदी में हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पर मैंने उर्दू में जितनी किताबें, देखिए ये किताब उर्दू सहाफ़त ज़बान तकनीक है, ये किताब इंडिया से भी शाये हुई है और ये पाकिस्तान में सनमीन पब्लिकेशन लाहौर से भी ये किताब शाये हो चुकी है। वहाँ पाकिस्तान में भी ये किताब पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही है। उनके तलबा हम लोग ये बहुत ज़रूरी आपने बताया प्रैक्टिकल जर्नलिज्म। बिल्कुल, थ्योरी तो हम बहुत पढ़ते हैं। अपने खुद उस्तादों की हमारे कुछ उस्ताद हैं जो मीडिया पर उनकी किताबें हैं, हमने उन किताबों को पढ़ी, रेडियो जर्नलिज्म पर किताबें, सहाफ़त पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो मैंने उन किताबों को पढ़ के ये महसूस किया कि जैसे मिसाल के तौर पर सहाफ़त किसे कहते हैं, तारीफ लिख दी, है ना, सुर्खी किसे कहते हैं, तारीफ लिख दी, खबर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ बता दी। लेकिन मैंने कहीं किसी किताब में ये नहीं देखा, उर्दू की किताबों की खासतौर से मैं बात करता हूँ, कि खबर किसे कहते हैं ये तो बता दे, खबर की तारीफ भी बता दे, लेकिन खबर अच्छी कौन हो सकती है, अच्छी खबर कौन नहीं हो सकती है, खबर बनाई कैसे जाती है, खबर बिगाड़ी कैसे जाती है ना, नकली खबर कैसे बनाई जाती है, असली खबर कैसे बनाई जाती है, सुर्खी कैसे लगाई जाती है। और सुर्खी की तारीफ तो बता दी, लेकिन सुर्खी लगाई कैसे जाती है, अच्छी सुर्खी, बेहतर से बेहतर सुर्खी कैसे लगाई जा सकती है। 4 सुर्खियां बनाकर हमने बताई कि इसमें सबसे अच्छी सुर्खी ये हो सकती है। तो जो हमारा तजुर्बा था 8-9 वर्षों का, तो हमने उंगली पकड़ के जर्नलिस्ट मतलब बनने वालों के लिए, तलबा के लिए ये बताया कि आप जब सुर्खी पर आओ तो सुर्खी को इस नजर से देखो। तो जो हमारे तजर्बात से उन तमाम तजर्बात को मिसालों के जरिए, यानी हर चैप्टर में, जैसे खबर के चैप्टर आया तो खबर, सुर्खी आई तो सुर्खी, यानी इस तरह की टेलीविजन के हवाले से भी इसमें कुछ बातें हैं। तो जो भी आई वो मिसालों के जरिए और तज़किया के जरिए हमने ये पेश करने की कोशिश की कि चूंकि सीखने वाला या पढ़ाने वाला भी जब उस चीज को पढ़े तो उसे महसूस हो कि टेबल वर्क हमने किया है, हमने डेस्क वर्क किया है, डेस्क वर्क किया है, और उसे महसूस हो कि ये सिर्फ ख्यालों में जर्नलिज्म को नहीं समझाए। जैसे कि अक्सर हमारे किताब असातिज़ा और बहुत से रिसर्चर जो है
एक दिन का भी तजर्बा उनका नहीं है डेस्क पर बैठने का और सहाफत में काम हाँ, करने का, रेडियो में काम करने का, टेलीविजन में काम करने का या अखबार में काम करने का, लेकिन उनकी किताबें मंजर-ए-आम बना देती हैं। रिसर्च करते हैं, जी, अच्छा है, रिसर्च के ज़रिए कुछ नई बातें वो कहते हैं, वो भी अच्छी बात है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने कंट्रीब्यूशंस होते हैं। लेकिन मेरा ये काम प्रैक्टिकल जर्नलिज्म को, तजुर्बाती सहाफत को सामने रख के जो मेरा तजर्बा था, मैंने पूरी कोशिश की कि वो मेरा तजर्बा किसी हद तक लोगों तक पहुँच जाए। जी। आपने सर जो ये किताब के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जो बात की, इस जी, पे मुझे एक सवाल आपसे पूछना ज़रूरी लग रहा है कि चूँकि हमारा आज का मौज़ू भी यही है कि आज के दौर में मीडिया का किरदार बहुत ही अहम किरदार हो गया है और अब मुश्किल ये है कि मीडिया पर भरोसा बड़ा कम होता जा रहा है आवाम का। फ़ेक न्यूज़ ने, सोशल मीडिया ने भी एक नया किरदार बना लिया है उसमें। तो मैं आपकी इस किताब की ज़मीन पर एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना हो, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ ढूँढने में लगा हो और हम ये मानते हैं कि अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आपको अखबार पढ़ना है। लेकिन पिछले 15 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सहाफ़त को ब्रेकिंग न्यूज़ के मुकाबिल खड़ा कर दिया कि आप कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ ला सकते हैं, भले ही वो 5 मिनट बाद गलत साबित हो जाए और आपको उसको दाएँ-बाएँ करके हटाना पड़े। आपकी इस किताब के ज़रिए जो भी आपने लोगों को सिखाया, उसको लिखे भी कई साल हुए। आज आप एक टीचर के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे अगर आपको ये बताना हो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क आज भी क्या बना हुआ है, तो आप क्या बताएँगे? देखिए आपके हिसाब से क्या है? नहीं बुनियादी फ़र्क जो है मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रिंट जो जी, है वो तहरीरी शक्ल में हम अखबार पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अपनी आँखों से अपने सामने देखते हैं। जी। तो बुनियादी फ़र्क तो टेक्नोलॉजी का फ़र्क तो है और हुँ। जहाँ तक कंटेंट का फ़र्क भी होता है। कंटेंट का जो फ़र्क है, तो एक तफ़सील जो है हुँ, ये प्रिंट मीडिया में तफ़सील से चीज़ों को हम देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुँ, तफ़सील हमको देखने की नहीं मिलती है। तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये सब जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग अगर वक़्त ना दें तो वो बहुत अच्छा ही होगा इसलिए कि ये हुँ, आमतौर से हर आदमी ये जानता है कि तहरीरी तौर हुँ, पर जो चीज़ें होती हैं, पुख्ता रोशनाई में जो बातें लिखी जाती हैं या हुँ, एक हुँ, सिस्टम हुँ। के तहत जो चीज़ें आती हैं, तफ़सील से आती हैं, उसकी गहराई तक जो है, जी। जो हम जाते हैं। तो अब हुँ, खबरों की जो बात है, आप देखिए हम 4 कॉलमी खबरें बना कर के देते हैं, तैयार करके डेस्क पर एडिटर जो है इतनी मारा-मारी करके देता है और सेटिंग की जो पेज मेकर होता है बनाने वाला, जब उसको लगता है कि हुँ, 10 खबरों में पूरा पेज हो रहा है, तो 2 कॉलम उसको कर देता है। और कभी-कभी तो ऐसा है कि वो 4 कॉलमी खबर को सिंगल कॉलमी बनाकर के पेश कर देता है, तो खून तो वहीं हो जाता हुँ। है। तो ये नहीं लिखा कि हाँ। जिस खबर को इतना हसास बन करके किसी जर्नलिस्ट ने उसको बनाया, जिसको 4 कॉलमी या 5 कॉलमी आनी चाहिए थी अखबार में, वो तो ये 2 कॉलमी और 1 कॉलमी की शक्ल में आ गई। तो खून तो वहीं हो गया। जी, तो जो खून होने का जो सिलसिला है और छप के आने तक का सिलसिला है, तो प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे तरह की कद्दोगारतगरी है। जी, बिल्कुल, जर्नलिस्टों बिल्कुल का सही खून हो कहा। जाता है, जर्नलिस्टों की नींदें हराम हो जाती हैं, हसास लोग तो इतनी मेहनत से बनाते जी, हैं और फील्ड में जाते हैं, लेकिन वो मर के बनाते हैं, लेकिन उनकी खबर उस तरह से वो प्लेसमेंट उसको नहीं देने की वजह से वो कहीं न कहीं मर जाती है। जी, तो प्रिंट मीडिया और जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बुनियादी फ़र्क ये है कि प्रिंट मीडिया में तफ़सील से खबरें आ जाती हैं, गहराई से खबरें आ हुँ, जाती हैं, जुज़ियात निगारी जिसको हम कहते हैं जुज़ियात के साथ बहुत सी बेसिक मालूमात आ जाती हैं, लेकिन जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हंगामी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए या कुछ उसको हॉट खबर के तौर पर पेश करने के लिए हम बस हुँ, सुर्खी के तौर पर इस तरह से करते हैं। सुर्खी बना के जी, उसको पेश करते हैं और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खी ही ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल जो है वो हो जा रही है। जी, सुर्खी ही जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन सुर्खी जी, जितना आपने अच्छे अंदाज़ से बना दी वही ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसी से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि जी, उस सुर्खी के बिल्कुल, बिल्कुल। पीछे बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ अ, जी, रहती हैं, जिन नाइंसाफ़ियों जी, की तरफ, बिल्कुल। जिसके खून की तरफ और जिसके कत्ल की तरफ हमारी निगाहें बहुत कम जाती हैं। मैं तो अक्सर एक बात बता दूँ, मैं बहुत कम सवालों का जवाब बहुत कम मुख्तसर वक़्त में देना चाहता हूँ, चूँकि जो आपकी गुफ्तगू हो रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो जाएँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जब टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न को बंद कर देना। इसलिए कि मैंने
सहाफत में टेलीविजन को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया दोनों को देखा है। मैं खबर की पहले सतर से पहली लाइन से एंकर की मैं समझ जाता हूँ कि खबर आई कहाँ से, बनी कहाँ से, तो मैं उसके सोर्स तक पहुंच जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये खबर नहीं देनी चाहिए, तो जाहिर है वो खबर अगर 2 मिनट के लिए है तो मैं 2 मिनट तक झेलूंगा। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मैं चैनल्स को भी बदलता हूँ, बार बार बदलता हूँ, लेकिन मुझे उससे भी तसल्ली नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि टेलीविजन को कम देखना चाहिए, और जो मीडिया में जो स्टार टेलीविजन है उनको अगर हम कम देखें तो ज्यादा अच्छा है, कम देखें तो ज्यादा अच्छा है, अगर अच्छा संजीदा बिल्कुल, बिल्कुल सही। है ना। जी। और उनको जो जो मुख्य धारा से जुड़े हुए जो जो धारा से जो जुड़े हुए मीडिया है, सोशल मीडिया है ना, उस तरह के चैनल्स पर, यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स बना रखे हैं। हाँ, तो हम यूट्यूबर हमें हो गए लगता हैं है बहुत सारे। कि जो सत्य है, जो सच है, जो मुकम्मल सच है, अगर वो हमें सोशल मीडिया पर भी या यूट्यूब के किसी चैनल पर भी या कहीं है, तो उन चैनल्स को हमें मुख्य धारा में लाना चाहिए। हम जैसे लोग उसको पसंद करते हैं, न कि उन चैनल्स को पसंद करते हैं जो मुख्य धारा के नाम पर हमें मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत बारीक बात कही, मुख्तसर में बहुत बड़ा जवाब आपने हमें दिया सर। आपका तजुर्बा, आखिर तजुर्बा भी इसीलिए काम आता है कि आपको पता है कि बात को कैसे पहुँचाना है लोगों तक, और यही मैं जानना चाहती थी क्योंकि आपके पीछे बहुत बरसों की आपका काम रहा है इसके पीछे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं देख रही थी, आपने एक बहुत बड़ा काम और किया। उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब गोपी चंद नारंग के इंटरव्यूज़ का कलेक्शन आपने किया। देखना तकरीर की लज़्ज़त, और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे लोग ने इसे पढ़ा, और मैं इसके बारे में तफ़सील से जानना चाहती हूँ। ये विचार कैसे आया? ये कैसे सोचा आपने और कैसे कलेक्ट किया? जी, मैं बुक देख पा रही हूँ ये किताब। जी, असल में नमिता जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी में चंद लोगों जी। की बहुत अहमियत है। मेरी आंखें भर आती हैं जब उन शख्सियतों का जिक्र करता हूँ। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी। गो के जी। उनसे हमारे इख्तलाफात भी रहे, और इख्तलाफात शख्सियत की बुनियाद पर नहीं, मुरब्बी और मोहसिन होने की हैसियत से नहीं। कुछ बातें होती हैं, इंसानी जिंदगी होती है, गलतियां सबसे होती हैं, बिल्कुल, हमसे होती हैं। नारंग साहब की तरफ से बिल्कुल। कोई गलती नहीं, लेकिन जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिंदगी में, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन बहुत मुख्तसर इख्तलाफ रहा हमारे नारंग साहब से। चूंकि पूरी उर्दू दुनिया इस बात को जानती है, इसलिए इसको छुपाना भी, इसे पोशीदा रखना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नारंग साहब ने हमारी जिंदगी को बहुत ही निखारा। उन्होंने मुश्ताक को सदफ बनाया। क्या बात है! वाह! उन्होंने मुश्ताक सदफ की तमाम सलाहियतों को जग जाहिर किया, ये कंट्रीब्यूशन है उनका। और उनके साथ, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ, मैंने तकरीबन तकरीबन 15-17 या 18 वर्षों तक हम उनसे जुड़े रहे, हमने उनके साथ काम किया। वो जो साहित्य अकेडमी में सदर की हैसियत से रहे, वाइस जी। प्रेसिडेंट की हैसियत से रहे, तो हमारा एक उनसे गहरा रिश्ता है, यानी एक बाप और बेटे का रिश्ता उनसे रहा। तो जी। मैं इतनी बड़ी शख्सियत, जिनके 6 दहाइयों पर मुहित उनकी खिदमत रही हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर और आलमी शोहरत याफ्ता नक्काद गोपी चंद नारंग साहब, मैंने ये सोचा कि इस शख्सियत के हवाले से कोई ऐसा काम किया जाए। हालांकि गो के वो खुद इतना अच्छा काम करते हैं, और अपनी जिंदगी के तमाम हीरे जवाहरात को किताबों की शक्ल में उन्होंने पेश कर दिया है। उसमें इख्तलाफात भी लोग करते हैं, वो इख्तलाफात करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए, करते भी हैं, तो वो अपनी जगह है। लेकिन एक इस पहलू से कि 50-60 वर्षों में नारंग साहब से अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में ज्यादातर जो इंटरव्यूज थे, उन इंटरव्यूज का कलेक्शन सामने नहीं आया। तो मैंने कहा कि कम से कम जी। उसको इकट्ठा किया जाए। 7 वर्षों में, 5-7 वर्षों में मैंने ये काम किया, और इनके तमाम इंटरव्यूज को, हिंदी के कुछ अहम इंटरव्यूज को, अंग्रेजी के कुछ अहम इंटरव्यूज को, और उर्दू के बेशतर इंटरव्यूज को, जो कि बहुत उम्दा इंटरव्यूज थे, और एक से एक वो इंटरव्यूज हैं जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने नारंग साहब के इंटरव्यूज किए हैं।
जिसमें जो है बहुत बहुत अहम काम है बड़े-बड़े ये, नाम हैं। बहुत ही अहम काम है। हाँ, मैं नाम लूँ तो एक लंबी फ़हरिस्त हो जाएगी। बड़े-बड़े नाम जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किए। खुद मैंने भी कुछ उनके एक इंटरव्यू नाम किए। आप बता सकते हैं सर? देखिए, इसमें आसिफ फ़ारूक़ी पाकिस्तान का एक बहुत अहम नाम है, जिनका अभी-अभी इंतकाल हुआ है। हम खिराज तहसीन भी जी, पेश करते हैं। अशफाक साहब हैं, है ना? उनका ताहिर मसूद हैं। खुद इंतज़ार हुसैन ने नारंग साहब का इंटरव्यू किया है। आप समझ सकते हैं कि जी, इंतज़ार हुसैन साहब जैसे लोगों ने उनका इंटरव्यू किया है। जंग फोरम ने जी, उनका बहुत है। इंटरव्यू किया है ना? इस तरह के हुँ, बहुत से नाम हैं, है ना? इस वक़्त मैं तो ये अपने चश्मे का सहारा लूँ, क्योंकि मैं जी, बता रहा बिल्कुल। हूँ, है ना? नवाए वक्त ने उनका इंटरव्यू किया, और कुछ मसला ज़हीर साहब ने, नूरजहां सरवत ने, अबुल कलाम कासमी ने, शाफिक खिदवई साहब ने, जिनको ये अवार्ड मिला है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आसफ़ ज़मानी जी, ने, इमरान नकवी ने, गुलजार जावेद ने, ताहिर मसूद ने, है ना? और अबू राशिद ने, और अली हैदर मलिक ने, अताउल हक कासमी एक बड़ा नाम है हमारे को, इंटरव्यू किया था उन्होंने मेरा, और खालिद सुहैल ने, सैयद मुजाहिद अली जो है ओस्लो से हैं, ताल्लुक तो उनका है, मेहताब हैदर नकवी जो हमारे अलीगढ़ के हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने, है जी, ना? इस तरह के बहुत से अहम नाम हैं। और अतीकुर रहमान साहब ने, निसार अहमद सिद्दीकी, नंद किशोर विक्रम ने इंटरव्यू किया है। फिर जो है आपको बताया कि योगेंद्र बाली ने उनका इंटरव्यू किया है, मंजुला लाल ने उनका इंटरव्यू किया है, नीलम बेदी ने उनका इंटरव्यू किया है, शमसुर रहमान फारूकी साहब की है, ये जो है साहित्य करने के हवाले से उनका है। और इसमें खालिद अहमद रबाब नकवी, और एक नाम जो है, एक नाम अख्तर इमाम है, उनका है। जंग ग्रुप ने भी इनका इंटरव्यू किया था। ये सारे नाम हैं, और खुद जो जी, है हमारे और भी कई नाम हैं इसमें, इस तरह के कई अहम नाम हैं, बहुत से नाम छूट भी रहे हैं जो मेरी नज़र पड़े। इस तरह के बहुत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, ओस्लो, हर जगह के जो भी बड़े नाम हैं, आम अखबारात हैं, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए। जी, उन तमाम इंटरव्यूज़ के कलेक्शन को मैं जमा करके देखना तकरीर की लज़्ज़त के नाम से इसे शाये किया, और खुद आप हुँ, जानते हैं कि वो एक बेहतरीन मुक़र्रिर भी हैं, एक मुमताज़ नक़ाद होने के साथ। तो नारंग साहब हमारे जी, मुरब्बी भी हैं, मुहसिन भी हैं, मुश्ताक को सदफ बनाने वाले हैं, ये एतराफ़ करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे इख्तिलाफ़ात थे, इख्तिलाफ़ात रहते भी हैं और रहने भी चाहिए, इसलिए कि इंसान के अंदर से जो खूबियाँ होती हैं, वो इसी तरह से उभरती भी हैं, कि एक तरफ़ा होकर के जी, नहीं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये मैं वही कह रही थी कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सारे इंटरव्यूज़ को एक जगह जिसको पढ़ने को मिल जाएगा, उसके लिए कितनी बड़ी वो कीमती चीज़ होगी, ये तो मेरे लफ्ज़ों के बाहर की बात है ये। और ये आपने एक बात और अर्ज़ कर दूँ, एक लाइन में ये आपको बता जी, दूँ 30 सेकंड में, जी, कि ये किताब जी, जो है असली जो इंटरव्यू है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि नारंग साहब कहाँ पैदा हुए, कितनी किताबें, इस तरह की बिल्कुल नहीं है। एक ये हुँ, अदबी मबाहिस पर जो है जी, मुश्तमिल ये किताब है। यानी पूरी किताब हाँ अगर जी, कोई पढ़ ले, तो अदब और शायरी और तनकीद की बारीकियों को बहुत करीब से इंसान जान सकता है, उसको समझ जान सकता है। सकते बिल्कुल अदबी हैं। बिल्कुल, डिस्कोर्स है इस इंटरव्यू में, इस किताब को जी, पढ़ने की बिल्कुल। ज़रूरत जी, बिल्कुल। अ है। मुझे इस बात की है, आप मुझे खुशी इस बात की है, इसकी बहुत, इस किताब की इतनी पज़राई हुई, कई एडिशंस इसमें इसके शाये हो चुके हैं। जी, जी बताइए अमिता जी, जी। बताइए। अ मैं ये जानना चाहती थी डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब आपसे कि आपके ऊपर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, ये एक बरकत रही, नेमत रही कि आपको बड़े-बड़े लोगों का कहते हैं ना कि आशीर्वाद मिलना, उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएँ मिलना और आपको सदफ़ बनाने वाले आपकी ज़िंदगी में रहे। आपको कहते हैं कि म अगर खुदा चाहे तो ज़र्रे को आफ़ताब बनाता है, उस्ताद देता है, उस्ताद उसको और बड़ा बनाता है। आप उन चीज़ों से गुज़रे, तो और आपने उतना ही वापस भी किया। सबसे बड़ी बात ये है कि लेने वाले बहुत होते हैं, वापस देने वाले कम होते हैं। आप उनमें शामिल रहे जिन्होंने जो लिया वापस भी दिया, चाहे वो तालीम की, इल्म की ज रही हो, सहाफ़त की, मैंने कोई मेरे भी फ़ील्ड रही हो। हुँ,
एक बात तो ये अर्ज करता चलूं कि आपने लिया और जी, दिया की जो बात कही, तो हमने जो जी, भी कोई काम किया, खास तौर से मैं नारंग साहब के हवाले से कहता हूँ कि मैंने लेन-देन की जी, हैसियत से मैंने नारंग साहब के लिए तख्लीकी अमल में, तनकीदी अमल में और बहुत मैंने साथ दिया और मैंने बहुत कोशिश की कि एक शागिर्द की हैसियत से मुझे जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए और मैंने किया नारंग साहब के लिए। जी, तकरीबन 7-8 किताबें 5-7 उन पर बड़े जो नंबर्स आए, उनमें मेरा कहीं न कहीं एक मामूली सी कह लीजिए या जो भी नाम दीजिए, मेरा कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। तो मैंने अपने जी। नारंग साहब की खिदमत भी उसी तरह से करने की कोशिश की है। तो मुझे खुशी इस और बात की हुई जी, जी। कि मैंने जी, जी सर आप बुजुर्गों बोलें। के बुजुर्गों के बुजुर्गों से हमने बहुत सीखा, बहुत कुछ लिया, उनसे हम आफ़ताब बने, तो कुछ रोशनी जो है कुछ तो लुटाए लोगों पर। तो ये ये काम तो फ़र्ज़ हमने है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने लेन-देन की बात, लिया-दिया की बात, हालाँकि ये सुनने में लफ्ज़ बड़े अजीब हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान पे फ़र्ज़ होता है, इंसान पे ये फ़र्ज़ है कि वो ज़मीन से ले तो ज़मीन को वापस करे, आसमान नारंग से साहब ले तो की आसमान को वापस। नारंग साहब हुँ, की नारंग साहब की एक किताब गालिब पर आई जो जी, बड़ी किताब है इस अहद की, इस दौर की बहुत बड़ी किताब है, जो अंग्रेज़ी में भी जी, अभी कुछ दिनों पहले जो है उसका इजरा अमल में जी, आया। जी, उस किताब की इब्तिदा से लेके इंतहा तक मैं रहा और मैं आपको बताऊं उस किताब के इजरे के दिन नारंग साहब ने गुफ्तगू जी, की और बड़े-बड़े आले अदब के जो नामवर शख्सियतें थी, उन लोगों ने गुफ्तगू की, मैंने भी गुफ्तगू की। मैं बता दूं आपको कि 8 बार उस किताब की प्रूफ रीडिंग मैंने की, 8 बार और वो किताब कोई 2 पेज की किताब नहीं है, वो बहुत मुश्किल 500-600 काम पेज है। की किताब है, 506 पेज की किताब है और बाद में नारंग साहब ने कहा 8 बार पढ़ने के बाद और नारंग साहब ने तो तकरीबन 10 बार पढ़ा हुआ, मुझसे भी ज़्यादा उन्होंने पढ़ा और फिर जी। बाद में उन्होंने कहा कि मुश्ताक सदफ अब तलाश करो इसमें एक लफ्ज़ भी कोई गलत हो, तो तुम्हें ₹500 एक लफ्ज़ पर इनाम मैं दूँगा। तो उस किताब में आज भी मेरा दावा है कि कोई अगर एक लफ्ज़ भी प्रिंटिंग की या प्रूफ रीडिंग की या किसी भी तरह की कोई गलती, ग्रामर की भी गलती हो जाती है, टाइपिंग में किसी भी तरह से बड़े लोगों की किताबों में भी, मेरे ख्याल से कोई ऐसी गलतियाँ नहीं है। बहुत नफ़ासत से, जी, बहुत नफ़ीस है नारंग साहब इसलिए उनकी किताबें भी, उनकी शख्सियत और उनकी तनकीद की तरह खूबसूरत और नुकीली जी, और बहुत दीदा-ज़ेब होती है। तो इस तरह से हम लोगों जी, ने काम किया मिल कर के और जो तंज़ीमी सलाहियतें होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, उसको किस तरह से करते हैं, बहुत कुछ सीखा, एक लंबी बात है। मैं इस पर बहुत गुफ्तगू जी। करता हूँ और करता रहूँगा जी, बेशक। प्रूफ रीडिंग वैसे भी बहुत मुश्किल काम होता है और 8 बार करना, और वो भी इतनी अहम। तबाहत में, हुँ, डिज़ाइनिंग में, तबाहत में, इस तरह की जी, जो भी जी, काम नारंग साहब के नंबर्स निकले, किताबें निकले, तबिशनामा है, तमन्ना एक उनकी किताब आई, कागज़ आतिशज़दा उनकी किताब आई, गालिब पर उनकी किताब आई, है ना? और तहरीर नौ का नंबर आया, उनका जो बहुत सारे नंबर्स आए, एक लंबी लिस्ट है। सब को जी, हमने बहुत सँवारा और खूबसूरती से वो सारी किताब नज़र-ए-आम पर आई, वो नंबर बिल्कुल, नज़र-ए-आम बिल्कुल, पर आए। मुझे खुशी है बिल्कुल, कि एक नारंग साहब के लिए ईमानदार। मैं आज भी नारंग साहब के लिए अगर कुछ करता हूँ और कुछ करूँगा, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा खुशी जी। एक ज़िम्मेदार, एक ईमानदार इंसान का यही फ़र्ज़ है। मैंने कहा ना कि वो अ, बस शुकराना अदा करे और वो अपने अपने फ़न से, अपने हुनर से वापस करे, उनको कोशिश करे, वापस तो ख़ैर पूरा क्या ही किया जा सकता है। कोशिश करे जिससे पाया है और आप उसमें खरे उतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 2 मैगज़ीन का नाम लेना चाहूँगी, रंग और काविश, जिनसे आप जुड़े रहे हैं। हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कैसी मैगज़ीन है वो? क्या कंटेंट है उनका और आप कैसे जुड़े रहे थे देखिए इन मैगज़ीन से? ये रंग है रंग है, जो जी, गुज़िश्ता तकरीबन 20 वर्षों से ये शाये हो रहा था। अभी गुज़िश्ता जी, बरस नवंबर में इसके जो कर्ता-धर्ता थे, जो मुदीर थे, शान भारती साहब मुदीर, उनका इंतकाल हो गया, जी, खुदा गरीब की रहमत जी, करे। वो, ये रंग है जी, जो मैं 15 वर्षों से इसका एडिटोरियल लिख रहा था और जी, आखिरी शुमारे तक मैं इससे जुड़ा रहा। अब हो सकता है जी, कि नए रंग में ये कोई दूसरा कोई सरफिरा या दीवाना निकल आए, कुछ सुन रहे हैं तो तुम्हारे सामने आए। इसमें 15 वर्षों तक मैंने इदारिये लिखे और हुँ, ज़्यादातर हमने बने
मसाइल पर और ताज़ा मौजू जो हुआ करता है उस पर हमने अदब की सूरत हाल पर, ज़बान की सूरत हाल पर, शायरी की सूरत हाल पर, मसाइल पर मैं इदारिया लिखता रहा। बहुत से खतूत जो है खतूत भरे हुए रहते थे। तो मुझे ये रिसाला बहुत अदबी नहीं है और न था भी, न हम बनाना भी चाहते थे इसको बहुत अदबी। ये एक मिडिल क्लास की जो उर्दू जानने वाले, लिखने वाले, जो नई नस्ल में जिनकी उर्दू से बहुत लगाव है, वो छपना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये रिसाला निकाला था कि वो लोग जो अदबी रिसाल में छपते नहीं है, मेयार उनका इतना हाई है कि वो जो है अलीगढ़ के या दिल्ली के या कलकत्ता और पटना के या बनारस के बड़े बड़े उदबा और शोरा उसमें शामिल होंगे। तो उन बेचारों का क्या होगा जो उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे तबके के लिए, ऐसे कारीन के लिए, ऐसे राइटर्स की स्पेस देने के लिए हम लोगों ने इस मैगजीन की आबियारी की और उन्हीं लोगों की कहानियां, उन्हीं के अफसाने, उन्हीं की नज़में, उन्हीं की गजलें, उन्हीं के खतूत, और बड़े लोगों के खतूत भी आ जाते थे, तो उनको शाये करने की थी। बुनियादी मकसद यही था कि वो लोग जो मेयारी रिसालों में, बड़े रिसालों में नहीं छप पाते, वो कहाँ जाएंगे। तो अदब की खिदमत या जबान की खिदमत कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा इशू था जो हमने कहा कि इसी इशू को लेकर के ये रिसाला निकालना चाहिए। और हमने 15 वर्षों तक इसी को पेश नजर रखते हुए हमने इदारिया भी लिखा और हमने उन राइटर्स को, और ये अलग बात है कि उनमें से बहुत से राइटर्स इस वक्त मेयारी हो गए। तो देखिए यही तरबियत होती है, उनको देना होता है। अब जर्नलिज्म में है कि लोग चाहिए तो पूछते हैं कि लाइए तजर्बा, कहाँ आपने जर्नलिज्म काम किया है। भाई जिसने डिग्री हासिल की, आप नौकरी दोगे तब उसको तजर्बा होगा, लेकिन बिल्कुल तजर्बा लाओ, पहले काम फिर तजर्बा। बिल्कुल सही बात। लिखने की जहां तक बात थी, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो लोग जो कहानियां लिखते हैं, जो बड़े रिसालों में नहीं छप सकते, हमारे रिसाले में छपो, तजर्बा हासिल करो, छपने की खुशी हासिल करो, है ना। तो हमने इसको बुनियाद बनाकर ये रिसाला निकाला। बिल्कुल सही। हर बीज के अंदर जी हाँ, काविश। ये हमारे शहर के लोगों ने, यानी गोपालगंज जहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहां से एक रिसाला निकला था, क्योंकि इसके बहुत हमारे सामने मंजर आम पर नहीं आए, है ना। उसमें कई वजूहत रही, आप जानते हैं रिसाले बंद क्यों होते हैं, माशी दुश्वारियां पेश आ जाती हैं। मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि रिसाले निकलने भी चाहिए, रिसाले बंद भी हो। जिन रिसालों की जरूरत नहीं है वो बंद भी होने चाहिए, और जिन रिसालों की जरूरत है उनको निकलने भी चाहिए। निकलना मौत और जिंदगी जिस तरह से है, रिसालों के बंद होने से, निकलने से अदब या शायरी या जबान या कोई लैंग्वेज मरती नहीं है। जबान जबान है। मैंने एक गुफ्तगू में कहा था कि उर्दू के हवाले से मैं ये अर्ज कर दूं कि एक शख्स भी उर्दू बोलने वाला रहेगा तब भी उर्दू पर क़यामत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। इतनी बड़ी जबान है। एक और रिसाले की मैं जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ और यहाँ पर दरस-ओ-तदरीस के फराइज़ अंजाम दे रहा हूँ। एक रिसाला है फ़िक्र नज़र, ये बहुत मेयारी रिसाला है। अलीगढ़ में ये यूनिवर्सिटी ये के 2 रिसाले हैं, एक तहज़ीबुल अखलाक जिसे सर सैयद ने जारी किया था, और एक ये रिसाला है फ़िक्र नज़र। ये बहुत जमाने से, बहुत दिनों से निकल रहा है। ये 2 बड़े मेयारी ऐसे रिसाले हैं कि इसमें बड़े लोग जो है, मेयारी लोग, बड़े बड़े नामुर हस्तियां जब छपती हैं तो वो ये कहती है कि मैं फ़िक्र नज़र में मेरी तख्लीकात करती हैं। वो इस म्यार के तहज़ीबुल अखलाक और फ़िक्र नज़र है। हम गुफ्तगू मनफी और मस्बत कर सकते हैं, ये हक सबको है, ये मेरा नजरिया यही है। इस रिसाले में जब मैं अलीगढ़ में से जुड़ा, तो इस रिसाले में हम जो है राहत अबरार साहब जो है इसके मुदीर बनाए गए, और ज़ुबैर शादाब साहब, मुश्ताक सदफ और रफीउद्दीन साहब, हम लोगों जो है ना असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से, ज्वाइंट एडिटर्स की हैसियत से हम लोगों ने ये काम किया। 2 वर्षों तक हमने इस रिसाले की आबियारी की अपनी टीम से, और ज्वाइंट एडिटर भी होना एक बड़ी बात है फ़िक्र नज़र जैसे रिसाले की। तो ज्वाइंट एडिटर की हैसियत से मैंने 2 वर्षों तक इसमें काम किया, और इसको जो भी कंट्रीब्यूट करना था हमने करने की कोशिश की। और ये रिसाला आज भी, मैं चाहूंगा कि ये रिसाला आप तक भी पहुंचे अगर आप उर्दू पढ़ती हैं तो। और जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। हाँ जी जी। तो ये मैं भी चाहूंगी कि ये मुझ तक पहुंचे। जी 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 जी। तो फ़िक्र नज़र और काविश और रंग, और इसके अलावा जो है एक हमारी आवाज़ है
जो शुबे उर्दू चरण सिंह से एक रिसाला निकलता है, डिपार्टमेंटल है, जी, उसके उसका जी, निगरान भी मैं रहा, उसमें भी कई अच्छे शुमारे हमने निकाले। जी नमिता जी जी। बताइए। जी। मैं बीच में वही मैं कहने लगी थी कि आपने कहा कि जो रंग ख़ास तौर पे रंग मैगज़ीन के लिए कि आपने उन लोगों के लिए निकाला जो लिखना चाहते थे लेकिन बहुत मेयारी सालों तक नहीं पहुँच पाते थे। तो मैं यही बोल रही थी कि ये भी बहुत ज़रूरी काम आपने अंजाम दिया क्योंकि हर बीज के अंदर ज़िंदगी के इम्कान होते हैं, लेकिन बिल्कुल, उसको मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, खाद चाहिए, पानी, धूप चाहिए और वो बिल्कुल, कौन बिल्कुल। देगा? और एक खूबसूरत बात आपने कही कि अदब का की खिदमत तो ठीक है, लेकिन ज़ुबान की खिदमत, ज़ुबान को आगे बढ़ाना ये भी बहुत बड़ा काम है, तभी हम अदब तक पहुँचेंगे। और वो लोग बिल्कुल, बड़े आज हो गए हैं, कुछ नाम जो बड़े हो गए हैं, वो शायद उस रंग के लिए उनके मन में आज भी उतनी ही इज़्ज़त होगी, वही जगह होगी। और इरफ़ान साहब अभी याद कर रहे हैं, मैंने याद किया है कि तहरीक बक़ाए उर्दू का मेंबरशिप फ़ॉर्म आपने लॉन्च किया था जनाब प्रीतपाल सिंह साहब के घर में, तो वो उस जी, जी, लम्हे जी। को आपके साथ याद कर रहे हैं। तो तहरीक में भी आप हमेशा जुड़े हैं, तहरीक का आप हिस्सा हैं, देखिए, तहरीक बल्कि आप इरफान जैसे साहब जो हैं, इरफान साहब बहुत जी, फ़ाल और बहुत सच्चे एक अदब के और ज़बान के खिदमत करने वालों के सिपाही हैं, जी, खिदमत जी, करने वाले जी, सिपाही हैं वो। मैं इस तरह से देखता हूँ इरफान साहब की पूरी टीम। और बेशक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और याद दिलाया मुझे उस तरफ के प्रीतपाल सिंह बेताब के घर में गया था, उस वक़्त मैं साहित्य अकेडमी से वाबस्ता था। तो जी, वहाँ पर हमने उसका इजरा भी किया था, खुशी भी हुई थी। और वाक़ई जिस तरह से इसका नाम है ना? उसी तरह से काम भी हम देख रहे हैं। और मेरी जी, बेस्ट विशेज़ हैं तहरीक जी, बक़ाए उर्दू के लिए। और एक बड़ी ख़ास बात ये है कि देखिए, मैं नामों के इंतख़ाब में, ख़तों के इंतख़ाब ने रुसवा किया मुझे, है ना? वो तो सब ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन नामों के इंतख़ाब में भी इरफ़ान साहब रुसवा हो सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन मैंने ये देखा कि जिन नामों को भी इरफ़ान साहब ने या तहरीक बक़ाए उर्दू ने या जिस सलीके से आप उनकी राय को सामने ला रही हैं, जिस तरह से आप एंकरिंग कर रही हैं, ला रही हैं, आप लोगों को मीडिया में, असल में आप लोगों को ही मीडिया में होना चाहिए और सच्चाई से काम करने की ज़रूरत है। और मीडिया पर थोड़ी-सी और बात हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जी, ये जो बिल्कुल, मैं दौरे-ए-अज़म में बस जो वही बात करने जा रही थी। जी, तो तहरीक बक़ाए उर्दू के लिए मेरी विशेज़ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रुपिज़्म है और जो खानाबंदी है, जो सिक्का बंदी है ना? जो हमारा, तुम्हारा, मैं, हम का जो फ़र्क है लिटरेचर में, अदब में, ये सबको मिट जाना चाहिए। इसको पार करके, मतलब ये कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। हर तरह की चीज़ें इसमें आनी चाहिए, तभी हम उर्दू की खिदमत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये तहरीक इस काम को बखूबी अंजाम दे रही जी। ये जो आपने कहा अ, दौरे हाज़िर में मीडिया का किरदार हमारा दरअसल मौज़ू भी यही था। तो हम भी चाहेंगे कि एक अगर आप अपनी ओर से कोई मैसेज मीडिया को देना चाहें, तहरीक ख़ास तौर पे उर्दू सहाफ़त को और जो हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं आज ये मीडिया जिस तरह से चीज़ों को ला रहा है सामने। आज कोरोना काल में हम लोग इस ऐसे पैंडेमिक के दौर में मीडिया पर बहुत डिपेंड है और मीडिया रोल कितना निभा पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है, तो मैं उसका जवाब आपसे ज़रूर चलते-चलते चाहूँगी। है। देखिए, मैं चूँकि ये मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी बात तो इस पर हो जानी चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी कुछ बात। बुनियादी बातें, चूँकि असल जी, मौज़ू ये था, तो हमारी तारीफ़, जी, हमारी किताबें, ये तो सब ठीक है अपनी जगह। जी, लेकिन जो जी, मौज़ू था जी, उस पे थोड़ी-सी गुफ्तगू अगर नाज़रीन अगर बिल्कुल। देख रहे हैं, तो उस पर गुफ्तगू हो जाए तो जी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी-सी तसल्ली होगी। देखिए, जी, बहुत सी बिल्कुल, बातें बिल्कुल। मीडिया के हवाले से कही जा सकती हैं और बहुत सी बातें सुनी जा सकती हैं। दोहराने की कोई बात नहीं है, सब आँखों से और मुशाहिदे से, तजुर्बात से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बातों की तरफ इशारा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। बेशक। मीडिया का एक कमिटमेंट होना, जी, और वो कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा। एक बहुत बुनियादी सवाल है कि मीडिया अपने कमिटमेंट से दूर होता जा रहा है। बहुत मुख्तसर मैं गुफ्तगू करूँगा और मैं चाहूँगा, मैं कमिटमेंट पे भी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बोल सकता हूँ। लेकिन मैं पॉइंट्स को पेश करना चाहता हूँ कि जो लोग मज़मून लिखना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, तो उनको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलें, कुछ
निशानदेही उस तरफ की जाए कि उस तरफ वो जी। सोचें। हमसे ज्यादा सोचने वाले लोग मौजूद हैं, हमसे बेहतर बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मीडिया जो है अपने मकसद से, अपने कमिटमेंट से, अपने दीवानगी से बहुत फासला अख्तियार कर देता है। एक बुनियादी सवाल है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत अंधेरा है। और रोशनी में हम जो सुनते हैं वो असल में अंधेरे के तरफ से या अंधेरे में तय किया हुआ इशू होता है जो रोशनी में हम सुनते हैं। कमिटमेंट खत्म हो गया है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि मीडिया एक सब्जेक्ट बन गया। अब जी। मीडिया खुद एक मौजू बन गया है डिस्कशन का। मीडिया डिस्कशन जी। का स्टेज हुआ करता था, लेकिन जी। मीडिया सब्जेक्ट बन गया है। कितना बड़ा सब्जेक्ट जवाल बन और कितना नुकसान हुआ है मीडिया का कि जो मीडिया देश की, मुल्क अफ़सोस की की बात है, बिल्कुल। मसाइल के एक स्टेज हुआ करता था, एक जो है एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वो खुद सब्जेक्ट बन गया है, वो डिस्कशन का मौजू बन गया है। आम घरों जी। में आम लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं अरे बंद करो इसको, सब झूठे हैं, सब ऐसी ही बात करते सही। हैं। तो जब मीडिया खुद सब्जेक्ट बन जाए, खुद मसला बन जाए, जो मसले जी। को हल करने के लिए गुफ्तगू करे, जो कमिटमेंट के साथ बात को आगे रखे, जो आईना दिखाए लोगों को, वो खुद जो है अंधेरे के फैसले को उजाले में थोपने की कोशिश करे, तो ये बहुत ही एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि जिस दौर में मीडिया इन चीजों से भटक गया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी जो है मीडिया की एक खास खुसूसियत है। शफाफियत, जी। उसमें बहुत कमी आ गई। हम जिस एंगल से किसी चीज को दिखाना चाहते हैं उस एंगल से हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगर पानी में तैरता हुआ बच्चा हम दिखाना चाहते हैं या उसको डूब रहा है, तो हम अगर डूब रहा है अगर तस्वीर हम लेते हैं तो हम कर्तव्यबाजी का नाम देकर के उसको डूबने से बचा सकते हैं। हमें मालूम है हाँ। कि खबरें किस तरह से मैनिपुलेट की जाती हैं, है ना। हुँ। और जो बहुत से मीडिया के आजकल नाम भी आ रहे हैं सामने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं सियासत का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। मैं सरकार और सियासतदान और किसी का नाम लेना या किसी की भी, या पिछली सरकारें अगली सरकारें, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मुझे इशारे में वो बात करनी है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो मीडिया के लोग हैं, वो तमाम चीजें, उनकी आंखें हैं, एक नहीं है, तीन तीन आंखें हैं उनकी। दो आंखें देखने के लिए, एक आंखें वो हैं जो इल्म की आंखें। तो जो दरबारी मीडिया है, चाहे जिस ऐद में भी रहा, है ना, जो दरबारी मीडिया है, कहो जिले इलाही से कि इजहारी नहीं होते, मोहब्बत करने वाले लोग दरबारी नहीं होते, सच की क्या बात पैरवी करने वाले लोग दरबारी कभी नहीं होते। जो भी मीडिया का दरबारी नजर आए वो समझ लीजिए कि मीडिया का वो सौदा करने वाला आदमी है। मीडिया का दरबारी तो वो हो सकता है, लेकिन असल जर्नलिस्ट नहीं होता है। स्टार जर्नलिस्ट तो हो सकता है, लेकिन असल जर्नलिस्ट वो नहीं होता। एक और बिल्कुल। डाउनफॉल हुआ है मीडिया में कि लैक ऑफ जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग का फुकदान। हाँ। हमारे हाँ, रिपोर्टर्स बहुत जो बार। होते थे, हमारे जो रिपोर्टर्स होते थे, उनके असाइनमेंट होते थे खोज खोज करके, तलाश करके, जुस्तजू से, तहकीक से बड़ी बड़ी खबरें निकाल के ले आते थे। अब कहाँ गई वो अब वो सब वो कुछ स्टूडियो में ही होता है। अब जो है हम स्टूडियो में बैठते, यानी मीडिया परसेप्शन बन गया। परसेप्शन पर हमारा मीडिया का नहीं, जी। जी। परसेप्शन पर हमारी इंडिया के में मीडिया की जो तस्वीर है, हम खासतौर से हुँ। कहेंगे परसेप्शन पर कायम हो गया है। कहाँ हम जा रहे हैं, हमारा मीडिया कहाँ जा रहा है। हम मीडिया को किस तरह से देखते थे, मीडिया जो चौथा सुतून है अब पहला सुतून बनता जा रहा है। किसने दिया इतना पहला, यानी कि जिसने जो पावर दे रहा है, जो चौथे सुतून से पहले सुतून तक आने की कोशिश कर रहा है, वो कौन लोग है, वो पहचानने की जरूरत है। और जो फायदे, जो जो हर तरह से जो फायदे जो आवाम को मिलने चाहिए, आवाम के मसाइल हल होने चाहिए थे, लेकिन स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, वो उनके फायदे हो रहे हैं, और वो सूटेड बूटेड नजर आते हैं। हमें तो यही महसूस नहीं होता है कि इतने ड्रेसेस खरीदते कहाँ से हैं। हमने भी नौकरी की, हमारी आखिरी तनख्वाह राष्ट्रीय सहारा में 11,000 की सैलरी थी। हम उसमें से 7,000 रुपये जो है घर खर्च में सर्व कर देते थे,
और बाकी रुपयों में फीस है और ये है, अपने कहाँ से करते थे। हालांकि ऑप्शन तो बहुत खुले हुए थे, हमारे जमाने में भी खुले हुए थे, सौदा करने वाले कर भी बिल्कुल रहे थे, है ना। और बड़े बड़े 3-4 प्रोफेसरान भी हमने देखा कि वो बड़ी बड़ी कारें लेकर के घूम रहे थे हमारे जमाने में, लेकिन हम तो पैदल और साइकिल और बसों के सफर करते रहे और एक घूमती नदी की तरह अपनी जिंदगी को गुजारा। लेकिन सौदे करने से हम दूर दूर रहे, और खुदा करे कि हम दूर ही रहें। और अल्लाह ने इतनी बड़ी जब किसी को जगह दी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में कोई काम कर रहा, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। यहाँ तहरीक भी है, बिल्कुल यहाँ मूवमेंट भी है, यहाँ यहाँ जो इल्म का खाना काबा भी है, यहाँ सर सैयद भी है, यहाँ रास मसूद भी है, यहाँ दुनिया की हर बड़ी शख्सियतें यहाँ से गुजरी हुई हैं। किस किस चीज की कमी है। तो मीडिया के लिए मैं यही अर्ज कर रहा था। और एक बात और मैं कहता हूँ, ये बहुत बातें हो रही हैं और ये कोई बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, स्टार एंकर की बातें कर रहे हैं। देखिए कितना किफायतशारी से काम कर रहे हैं कि हमने 4 एंकरों को खरीद लिया, 6 को खरीद लिया, 3 चैनल्स को खरीद लिया, उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं की आंखें, उन्हीं की फेसेस और उन्हीं की आवाजें हम सुन रहे हैं। और जब 4 लोगों से, 6 लोगों से, 10 लोगों से जो है हम अपनी बात की तरसील लोगों तक, आवाम तक फैला सकते हैं, गुमराही फैला सकते हैं, तो हमें 50 लोगों को खरीदने की क्या जरूरत है। तो स्टार सही बात कंपेनर से, हाँ, स्टार एंकर से बचने की जरूरत है। और हमें उन स्टार एंकर्स को देखना है जिनको हम स्टार बनाते हैं, जिनको हम स्टार समझते हैं, जिनको लोग स्टार समझ, जिनको दरबार स्टार बनाता है। उन एंकर से, उन जर्नलिस्ट से हमें बचना है जिनको आवाम और पढ़े लिखे लोग और गांव बिल्कुल देहात से लेकर शहर के लोग, जो लोग बनाते हैं स्टार, उन स्टार एंकर्स को, जर्नलिस्ट की तरफ हमें जाना चाहिए, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल एडिटिंग की एक बात है, बिल्कुल सही बात हिंदुस्तान में अब एडिटर नहीं रहे। अगर एडिटर होंगे तो उनके शोज को, उनके बंद कर दिया जाएगा, उनके कॉलम्स को बंद कर दिया जाएगा। मैं भी एक कॉलम लिख रहा था, बाघ तो सारा जाने हैं, एक अखबार में लिख रहा था। 10 मुश्किल से उसके कॉलम आए, उसके बाद से एक दिन आया हुक्म कि आप सर कल से माजरत है, हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, फिर आइंदा आपको मौका देंगे। मैंने कहा कि मैं इसे फैसला समझ रहा हूँ, मुझे जरूरत इस चीज की नहीं है, बाघ तो सारा जाने हैं, ये सुनवान से मैं बात लिख तो रहा सारा था जाने हैं बंद। जी हाँ, कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। फिर मैंने सोशल मीडिया पर 2 लाइनों में लिख दिया कि इस वजह से जो है, वजह क्या कि ये हमारा जो कॉलम है बंद कर दिया गया। तो आवाज जब आप उठाएंगी, सच सच की पैरवी करेंगी, तो आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारी आवाज को कौन दबा सकता है सोशल मीडिया पर। हम लिखते रहते हैं, हमारी चीजें आती रहती हैं, है ना। तो ये चीज जो है, संवाद जो है, संवाद जो हिंदी का एक लफ्ज है, गुफ्तगू जो है, बहसो मबासे जो है, जो हम देख रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्बिंग हो गया है, हम बहुत कट गए हैं। वो संवाद नहीं है जो आवाम चाहती है, वो गुफ्तगू नहीं है जो पब्लिक चाहती है, वो गुफ्तगू नहीं है जो आवाम के दिलों में उतरनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है, ये इस चीज से जो है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया से लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, बल्कि कुछ चैनल से या अक्सर व बेशतर कुछ को छोड़ के चैनल से ट्रस्ट उठता जा रहा है। ये मीडिया के लिए, मीडिया के पेशे के लिए बहुत ही सोचने की बात है। और बहुत जी मुख्तसर में बिल्कुल प्लांटेड न्यूज की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है कि किस तरह से प्लांटेड स्टोरीज को हम डेवलप करते हैं। एक और बताऊं मैं कि स्पीड न्यूज का नाम आप सुनती होंगी। 100 खबरें, 50 मिनट में 100 खबरें, या 10 मिनट में 25 खबरें। आपने कभी गौर किया है? हम गौर करते हैं, ये वो खबरें होती हैं जिन खबरों में, 100 खबरों में कम से कम 70 खबरों पर मैं डिटेल जानना चाहता हूँ। लेकिन वो जो है, वो खबरें सिर्फ खतौनी के तौर पर, यानी जब नाम गिनाते हैं ना, कहते हैं ना कि खतौनी में अच्छा आर्टिकल नहीं लिखा हाँ जाता, कि ये शायर ये शायर बहुत मशहूर है, ये शायर मशहूर है, क्यों मशहूर है ये नहीं बताते, है ना। ये शेर हैं बहुत अच्छे हैं, क्यों मशहूर, क्यों अच्छे शेर हैं ये नहीं बताया जाता। इसी तरह से खतौनी करने के लिए अपनी साख को कहीं ना कहीं, अरे मैंने फला चैनल पर, हमने खुद दिया था इस, कहाँ दिया था, क्या इसकी क्या ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को? नहीं, स्पीडी न्यूज में जो 100 खबरों में एक खबर बना के उस खबर को आपने खत्म कर दिया। तो ये जो सिलसिला हुआ है,
है ना, और भी हैं 5 एंकर, 10 एंकर, 3 एंकर खड़े हो जाते हैं, खबरें दिखा देते हैं। सोचने वाले हमारे जैसे लोग, हम सब सोचते हैं कि ये विजन आ रहा है कहाँ से, इसके जरिए पेश किया जा रहा है, सनसनीखेज फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की जो नयापन लाने के नाम पर या लोगों को दिखाने के नाम पर कि हम एक साथ 100 खबरों से हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या बाढ़ की उस खबर को आपने दिखाई? क्या कोरोना की उस खबर को दिखाई? जिस खबर से इंसानियत जो है कायम रहती है, जिस खबर से जमहूरियत मजबूत होती है, जिस खबर से इज़हार राय को ताकत मिलती है, जिस खबर से हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है। हमारे मसाइल क्या हैं? 2 मसाइल हैं, आईने की 2 तस्वीरें हैं, लेकिन हम सिर्फ एक तस्वीर को दिखा। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, इक्तसादियात का बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त, है ना, मुलाजमत जैसा कहा मैंने। इस तरह से ढेरों मसाइल हैं जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिसको हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारा इशू क्या हो? हमारा इशू जो है कानून साजी में। कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की कुछ नहीं करना चाहता, मीडिया के रोल पर मैं बात करता हूं। हमें ओहदे चाहिए, उसकी बात, झगड़ेलाई की बात, फिरका परस्ती की बात, मंदिर मस्जिद की बात, हिंदू मुसलमान के दिलों में खलीज पैदा करने की बात, हमारे प्राइम इश्यूज हैं, ये इश्यूज हो गए हैं। तो जो इश्यूज आवाम के लिए हैं, जो जमहूरियत के लिए है, उन इश्यूज के लिए, मुल्क की तामीर और तश्कील के लिए जो इश्यूज हैं, उस खाने को हमने भुला दिया, उसको धुंधली तस्वीर बना के हम पेश कर रहे हैं। और जिस तस्वीर को धुंधली बना के पेश करनी चाहिए थी, उस तस्वीर को हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश कर रहे दिखा रहे हैं। हैं। तो मीडिया कहाँ जा रहा है? मीडिया कहाँ जा रहा है? तो ये सारी बातें हैं। जी बताइए, कुछ आप बात कीजिए, कुछ और। जी, हाँ, मैं बहुत-बहुत आपका तो शुक्रिया पहले अदा करूँगी कि जिस तरह से आपने बुलेट पॉइंट में मीडिया के ही अंदाज़ में मीडिया को एक जैसे कहते हैं ना मीडिया का चेहरा सामने लाना, मीडिया का कमिटमेंट कहीं नहीं और आपने जो एक बात देखिए, बोली मुझे हर बहुत लम्हा अच्छी जो है लगी। ना नमिता जी, जी, देखिए, मेरा परसेप्शन, तजिया, तजर्बा, जो भी कहिए, ये जी, तजर्बा है मेरा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये क्राइसिस, जो क्राइसिस के दौर से जो गुजर रहे हैं। तो एक जी, जमाना आएगा कि मीडिया की वजह से हम मजीद क्राइसिस में चले। एक बार, जी, यानी जिस दौर में हर लम्हा, मैं फिर कह रहा हूँ, हर लम्हा एक खबर का कत्ल किया जाता, उस दौर में मीडिया के हवाले से हम, जिस दौर में हर लम्हा एक कत्ल को हम, एक खबर को हम कत्ल कर अपने हाथों कत्ल से, करते हैं, स्टोरियो बिल्कुल में सही बात है। या प्रिंट मीडिया में भी, यानी डरे हुए लोग, खौफजदा लोग, लिखने वाले लोग, बहुत सारे के मसाइल हैं। बहुत से जी, जर्नलिस्ट बन के रहना चाहते हैं, लेकिन जी, मजबूरी है मुलाजमत की। ये भी एक पस मंजर है, ये भी मंजर है। इस बात से भी जी, हमें, इस बात को भी हमें खामोश नहीं करना चाहिए। लेकिन खुदा ना करे कि ये मेरा कहना ये है कि इस पर और फिक्र करने की जरूरत है कि मीडिया के हवाले से, मीडिया पर्सन के हवाले से, एक आम पब्लिक के हवाले से सोचने की जरूरत है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसमें इतने गुलदस्ते हैं, इतने फूल हैं, इतने रंग हैं, है ना, इतनी वैरायटी है, इतनी खूबियां हैं। इस मुल्क को किस तरह से इसकी तामीर तश्कील में हर तबके के लोग इसमें उनका कंट्रीब्यूशन हो, उसका जिक्र हो, उनको सामने लाया जाए, किसी तरह की कोई बिल्कुल, फर्क ना हो। बिल्कुल इस सही चीज बात। की, इस मिशन के साथ मीडिया में काम करने की जरूरत है। और कुछ चीजें होती हैं, उसे रोक भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम जी, 95%, 90%, जी। 80% कम से कम वो तो चीजें होनी ही चाहिए। जी, और अच्छी बात ये है कि जैसा आपने अपने बारे में कहा या ऐसे बहुत से सहाफ़ी अभी भी हैं, कि हम कह सकते हैं कि हर चीज़ ना तो बाज़ार में आती है और ना ही हर चीज़ खरीदी-बेची जा सकती है। अच्छे और सच्चे लोग अभी भी आज के दौर में भी हैं और इसीलिए तमाम इल्ज़ामात के बावजूद, तमाम खराबियों के बावजूद खबरें बनी हुई हैं, मीडिया बना हुआ है और अच्छा अच्छे दिन आएँगे, अच्छा दौर आएगा, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं। सर देखिए, आखिर में ये आपसे है, एक सवाल मैं जी। एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि देखिए, जी, 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 आपने बहुत बिल्कुल। अच्छी बात बिल्कुल, की, बिल्कुल। खुशहाली और मायूसी का बिल्कुल माहौल नहीं बनाना चाहिए। हमें उम्मीद है जी, कि जो जी, बदलाव है, जो तब्दीली है, ये जो
डायलेक्टिकल जो चीजें होती हैं, जो बदलती रहती हैं, है ना, वो बदलाव तो आना है, तब्दीली तो आएगी। क्योंकि आप और जैसे लोग जो मौजूद हैं तो उम्मीद बनी हुई और है हम हमारी। मिलाएं, देखिए सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं कितनी तेजी से बदलाव हो रही है, वसाइल नहीं है इसलिए वो बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो बड़े मसाइल बड़े लेवल पर वो सारी चीजें आते हैं, कल वही बड़े जी चैनल के बिल्कुल। क्षेत्र में आ जाए, तो फिर जो जी जो कद जिनका बड़ा है वो बौने नजर आए, जो इस वक्त छोटे नजर आ रहे हैं वो बड़े नजर आए। ये बिल्कुल। वक्त है बिल्कुल। और आएगा आने वाले दिन में। राय आमा के नाम पर राय आमा का खून करना, क्या डेमोक्रेसी जी। की ये पहचान जी होनी चाहिए? राय आमा हमवार करने के लिए मीडिया का एक किरदार अहम होता है, लेकिन हम राय बिल्कुल। आमा को ही हम खत्म करते जा रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी तो बात है इंसानी सतह पर कि हमारे अंदर अंदर जो बेचैनियां हैं वो खत्म होती जा रही है। हमारे अंदर हाँ जो स्पिरिट है वो मांद पड़ती जा रही है, हमारे अंदर जो हौसले सही हैं बात। वो कुछ पड़ते जा रहे हैं। लेकिन सही बात। मीडिया का एक तबका, मीडिया का एक ग्रुप, मीडिया के वो लोग ऐसे हैं जिनसे ऐसी पैदाइश हो रही है, ऐसे लोग आ रहे हैं जिसमें इजाफा होता जाएगा। और वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चलाता जाने दे मंजिल मगर गुरु का, और है ना, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ लोग जी जो इस परचम को उठाए हुए हैं, जो जमहूरियत को बचाए हुए हैं, जो मीडिया की आन बान शान को बचाए हुए हैं, एक जमाना आएगा और बहुत जल्द आएगा कि ये सोच बदलेगी और यही लोग सही रिपोर्टिंग करेंगे, सही सच्चाई के साथ पेश बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। और मीडिया के लोग, बिल्कुल। मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 साल पीछे की भी बात कर रहा हूँ, मैं 20 साल पीछे की भी बात कर रहा हूँ। सरकारें आती हैं, सरकारें क्या चाहती हैं कि हमारे हिसाब से चलें, लेकिन मीडिया को अपना जो है गैर जानिबदाराना जिस हद तक भी अ, हो सके उसको मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल। और बेशक सच को कब तक रोका जा सकता है, सच को कब तक छुपाया जा सकता है, सच तो सामने आता ही आता है। और जैसे कि डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब हैं, आप जैसे तमाम लोग हैं जो इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद हैं कि मीडिया का कमिटमेंट नहीं टूटना चाहिए, मीडिया को अपना किरदार नहीं भूलना चाहिए। मीडिया का काम है सच को आगे लाना, सच के साथ खड़े होना, चुप की आवाज़ बनना, जो मज़लूम हैं उनकी आवाज़ बनना, और इस फ़र्ज़ को अंजाम देना ही होगा। आखिर में मैं सर आपसे एक सवाल करूँगी जो कि तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से मेरे लिए बहुत ज़रूरी सवाल होता है हमेशा। उर्दू की बक़ा के लिए क्या किया जा सकता है आज के दौर में? उर्दू की बक़ा और तरक्की के लिए कोई तजवीज़, कोई मशविरा आप बताएँ अपनी ओर से आज के इस देखिए प्रोग्राम में। इसमें बहुत सी राय आती रही है और बहुत से लोगों ने इजहार भी किया है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ और मेरी ज़रूरत जी, भी बिल्कुल। उसी तरह की रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि जी, तालीमी सतह पर जो है जो भी काम किया जाए वो प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। हमारे शोबे, हमारे इदारे हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में ज़बान के हवाले से कायम है, वो अपना काम, एकेडमियाँ अपना काम कर रही हैं, उर्दू के शोबे हैं वो अपने काम कर रहे हैं, सब काम अपनी जगह उर्दू के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से सब हो रहा है। ज़बान की सतह पर तालीमी बेदारी लाने की ज़रूरत है। ज़बान को जी, बचाने के लिए, उसकी तरवीज व इशाअत के लिए, उसकी नशर व इशाअत के लिए, तरवीज व इशाअत के जी, लिए, नशर व इशाअत के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, उसकी बक़ा के लिए, उसकी मज़बूती के लिए प्रैक्टिकल मज़बूती तौर के पर, लिए। है ना, तजर्बाती तौर पर जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। मसलन इब्तदाई तौर पर सानवी सतह पर जो तालीम की सतह है उस पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़बान की तालीम के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि जब जड़ों को हम मजबूत करेंगे, जड़ों पर हमारा ज़हन होगा तो एक तनावर दरख्त की शक्ल वो अख्तियार कर लेगा। तो इब्तदाई जो तालीम है उसमें उर्दू की तालीम पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। जो सानवी तालीम है, सानवी दर्जे की जो तालीम है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो आला तालीम है उस पर हमारे शोबे उर्दू और दूसरे इदारे, बड़े-बड़े इदारे ये सब काम कर रहे हैं, तो ये करने की ज़रूरत है। और जी, एक बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि जो जिस जगह है वही आफ़ताब है। कोई ये ना समझे उर्दू का आदमी कि मैं एक छोटा-सा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो उर्दू में एक ख़त ही अपने चाहने वाले को लिख देता है या उर्दू में बिल एक बात ही वो टेलीफ़ोन से कह देता है या उर्दू में एक लफ्ज़ ही यूज़ कर देता है, तो ये मैं समझता हूँ कि वो ज़ुबान के लिए प्रैक्टिकल काम कर रहा है। बिल्कुल, हालाँकि बिल्कुल, व्हाट्सएप बहुत ने और दूसरे ज़राए ने बहुत इस तरह से तब्दीली आई है देखने में नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से।
लेकिन जबान तो वही है। हम उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोल रहे हैं, बिल्कुल, इसमें शब्द बिल्कुल, बिल्कुल। जो है बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, आने दीजिए। लेकिन जो जी, उर्दू जबान है, या उर्दू के फरोग के लिए, या हिंदी के फरोग के लिए, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, है ना, या कन्नड़, ये जो हिंदुस्तान की 22 और 24 जबानें हैं, हर जबान अपनी जगह मुकम्मल जबान है, हर जबान मजबूत है, हर जबान शीरी और मीठी जबान है। मैं दूसरी जबानों को 24 जबानों के जी, इदारे में काम कर चुका हूँ, तो मैं इस हवाले से देखता हूँ, जो भी चाहता है अपनी जबान की तरक्की के लिए काम करना चाहता है, हर फर्द को की एक जरूरत, हर फर्द को यह सोचना चाहिए कि हमारा ये कंट्रीब्यूशन जिस लेवल का भी हो, वो करने करने उसको बिल्कुल, वो करे। अगर एक बिल दावतनामा उर्दू में शाये करता है, शादी कार्ड शाये कर देता है, तो ये समझिए कि वो अपना काम कर रहा है। तो उसको काम उर्दू कर रहा की है, बिल्कुल, उर्दू इशाअत के लिए या ये सब करने के लिए जिस लेवल से भी हो सकता है उसे करना चाहिए। और बिल्कुल, उर्दू उर्दू को बहुत समेट करके देखने की भी जरूरत नहीं है कि अगर वो बहुत खालिस उर्दू या बहुत म्यारी उर्दू अगर वो बोलता है तो वही उर्दू वाला है, नहीं। उर्दू बोल रहा है, आम जबान, सलीस जबान, उससे सैयद ने सलीस जबान की पैरवी की, बिल्कुल आम फ़हम आम होना चाहिए जबान ज़बान में को। बिल्कुल, उर्दू की अग्यारी कर रहा है, उर्दू के लिए काम कर रहा है। जबान को जिंदा रखना, इसलिए कि हम जिस जबान में ख्वाब देखते हैं वो जबान ही टूट जाए, हम उस जबान से मुनक़ता हो जाए, तो ये कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए, जी, बिल हमारे दिल के लिए, हमारे सीने के लिए, हमारी मोहब्बत के जी, लिए। इसलिए हम जी। जिस जबान को बोलते हैं, हमारी मादरी जबान उर्दू है, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी मादरी जबान जो है मेरी माँ की तरह हमेशा जिंदा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आमीन बोलेंगे इस आपकी इस ख़्वाहिश पे और हम दुआ करेंगे इसके लिए आमीन बोलेंगे और एक बात मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो आपने कहा डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब की कंट्रीब्यूशन और ख़िदमत इन दोनों चीज़ों की जब बात होती है तो कुछ छोटा नहीं होता, कुछ कम नहीं होता। आपने अगर एक बिल्कुल। ज़र्रा भी कर दिया है तो वो काउंट होता है, उसकी गिनती होती है और आप तहरीक हमें हमें सरकारी हमें सरकारी मुराआत और सरकारी फैसलों तक ही महदूद नहीं रहना, है ना। जी, बिल्कुल, हमें बिल्कुल सही अपने बात है। लेवल से, जो हम उर्दू वाले हैं, हमारा फर्ज है कि हम उर्दू की सतह पर, है ना, फर्द की सतह पर जितना हो सके, जो भी मुमकिन हो सके हमें करना चाहिए और ईमानदारी से बिल्कुल, करना चाहिए। अगर दरस तदरीस के बिल्कुल, पेशे में है तो उसमें आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी झलकनी चाहिए। बिल्कुल। आप किसी अखबार में हैं, उर्दू के अखबार में है, तो वहाँ सच्चाई होनी चाहिए। यानी जहाँ भी जी, है वहाँ एक गैर जानिबदाराना रवैया आपका नजर आना चाहिए। अमली शक्ल बहुत जरूरी है उर्दू की तरवीज, इरशाद के लिए, उर्दू की बका के लिए, फरोग़ उर्दू बिल्कुल। के लिए, और तहरीक बकाए उर्दू की जिम्मेदारी के लिए भी ये जरूरी है कि जैसे आप सोशल मीडिया पर हमें, हमारे जैसे अ, अ, कमतर उर्दू के जानकारों के लिए, कम फहम लोगों को भी आप मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। एक ये भी खिदमत है, इसलिए आप मुझे ना देखें, हम जो कुछ कह रहे हैं उन बातों को ज़्यादा यकीन करें, और जी, उसी उसी से जो है उर्दू की आज़ादी हम लोग ले सकते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब। आपकी आखिरी बात से हम बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं कि आप कहीं से कमतर हैं या छोटे हैं। आपकी हर बात हमारे लिए आज एक सबक की तरह गई है। हमने बहुत ध्यान से आपके लफ्ज़ को सुना है। आपने इतना कुछ किया है और आपने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रैक्टिकल, अमली, आपने प्रैक्टिकल काम किए हैं। आपने केवल कहा नहीं है, आपने सिर्फ़ कहकर नहीं करके दिखाया है पिछले मैंने तमाम बरसों में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की बात हो रही है, आपने बहुत, आप खुद खातून हैं और बहुत जी, अच्छी तरह से आपने एंकरिंग की, है ना। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैंने पहले कहा भी था कि आप शुक्रिया। जैसे लोगों को मीडिया में आना चाहिए। एक अमली तौर पर मैं आपको एक एक किस्सा कहिए, एक वाकया कहिए, या जो भी नाम दीजिए, मैं जी, आपको कहना चाहता हूँ और ये शेयर करना चाहता हूँ कि जी। मैं जब गाँव में था, बहुत, यानी 1 मिनट भी मुश्किल से इसको बताने में लगे। आखिरी बात है, ये कंट्रीब्यूशन की बात है या अमली तौर जी, पर काम की बात है। मैं जब छोटा था और 9th और 10th का स्टूडेंट था, मेरे गाँव में बहुत सी औरतें जो ब्याह करके लाई गई थी, बहुत सी बहुएँ और बहुत सी बहनें जो अनपढ़ थी, जी, जिनको खत लिखना भी नहीं आता था।
बहुत सी बहुएं, बहुत सी बहनों के हस्बैंड जो गल्फ में रहते थे, है ना, जी बाहर मुल्कों में जॉब करने के लिए आज भी करते हैं, तो वो लोग जो है खत लिखना नहीं चाहते थे। और वो जमाना ये सोशल मीडिया का नहीं था, खतों का जमाना था, खत लिखने का जमाना था। टेलीफोन भी बाद में, टेलीफोन की सर्विस भी जी बाद। तो जी मैं जो है, मेरी अम्मा के पास लोग आके सिफारिश करते थे कि आपका बेटा बहुत ज़हीन है, और एक लफ्ज कहिए तो 3 जुमले बना के, 4 जुमले बना के वो इजहार कर देता है, और बड़ा अच्छा खत लिखता है। तो मुझे खत लिखना है अपने शौहर को, उनको भेज दीजिएगा। अम्मा मेरी बड़ी खुश होती थी असाइनमेंट लेकर के, मेरा बेटे के जरिए मेरा नाम हो रहा है ना। तो अम्मा हमारी जो है कहती थी हाँ हाँ मेरा बेटा जाएगा। मैं भी छोटा था, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं खत लिखने के लिए, एक वक्त होता था अम्मा कहती थी फलां के घर चले जाओ, एक खत लिख देना बेटा, 10 मिनट लिख देना। हम कहते थे तुम अम्मा क्यों असाइनमेंट लेती हो, क्यों काम लेती हो, मुझे अच्छा नहीं तो मुझे जाना है पढ़ने। कहती नहीं बेटा लिख देना, खत लिख देना जरूरी है। मैं खत लिखने जाता, ये सच्चा वाकया आपको बता रहा हूँ। एक कहानी नहीं है, एक अमली कहानी है, अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं खत लिख के बिल्कुल आता, और इस तरह से मैं 50 20 30 घरों में जाकर के खत लिखता था। और कोई बहू होती थी, कोई बहन होती थी, कहती थी कि लिख दीजिए कि आप बहुत याद आते हैं। देखिए ये बहुत एक जज्बाती वर्ड है, बहुत याद आते हैं। मैं लिखता था खत में कि आपके जाने के बाद से मेरा दिल नहीं लगता, आप बहुत याद आते हैं, आपके न रहने से तो सुना सुना लगता है। यानी इस तरह की एक्टिव मतलब बना के मैं खत लिखता था, जी और फिर पढ़ के जी सुनाता था। उसमें वो इतने खुश हो जाती थी औरतें, लड़कियां हैं, इतनी खुश होती थी कि मेरा डिमांड बढ़ता रहता था खत लिखने के लिए। लेकिन एक जी दिन बैठे बैठे मैंने ये सोचा कि मुश्ताक सदफ, आप अगर यहाँ से चले गए कहीं पढ़ने के लिए, तो इनका खत कौन लिखे। मैंने बहुत संजीदगी से सोचा, और उस जमाने में मेरा अलीगढ़ में 1985 में, यानी 11th में मेरे दाखिले का लेटर आ चुका था, मैं सिलेक्ट कर लिया गया था, और मैं अलीगढ़ आ रहा था और आने वाला था। मैंने सोचा कि अब इनका खत कौन। फिर उसी जमाने में 6 महीने के अंदर अंदर मैंने ये सोचा कि मैं इन लोगों के ग्रुप वाइज एक क्लास लेता हूँ, उनके घर 4 को बुलाऊंगा खत क्या लिखने। बात है, क्या बात है, क्या बात है, और वाह! एक हमारे एक 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 हमारे गांव में मोहल्ला है, जैसे हम रहते हैं तो हवेली टोला कहलाता है जिस मोहल्ले में हमारे। तो हम निकल के जी, थोड़ा सा बाहर मारा। एक बथान कहलाता था, 2-3 मकानात थे, अब तो वो पूरा पूरा मोहल्ला हो गया है। इसी तरह से वो साहिब कॉलोनी और इस तरह के कुछ मोहल्ले बटे हुए थे। हमने हर जगह 3 4 5 औरतों को बुला के, जो भी खत लिखना सीखना चाहता हुआ है, तो औरतों को इकट्ठा करके खत लिखना सिखाया। मुझे खुशी है कि मैंने 50-60 लड़कियों को, औरतों को, बहुओं को, अपनी बहनों को मैंने खत लिखना सिखाया। और मेरे आने के वाह! बाद और मेरे आने के बाद वो खत लिखती रही। और यकीन मानिए नमिता जी कि मैं आज भी जब अपने गांव जाता हूँ और किसी भी गांव से गुजरता हूँ, और उस गांव में वो लड़की होती है और उसके घर चला जाता हूँ, तो मैं उतनी इज्जत शहरों में कहीं किसी के घर नहीं देखता, जो वो बच्चियां, जो वो औरतें, जो वो लड़कियां इज्जत करती हैं। मेरा दिल इतना खुश क्या होता है बात कि बयान नहीं कर क्या बात! सकता। ये अमली तौर पर एक सोच थी हमारी, जिसको बिल्कुल। हमने करने की कोशिश की। और ये इतना बड़ा काम था, हम हमेशा से मानते हैं कि जो बहुत बड़े काम कुदरत के भी होते हैं ना, वो चुपचाप होते हैं, बिना शोर-शराबे के होते हैं। तो आपने वो काम जो किया जिसका कहीं मैंने कोई इसे लिखा कहीं हाँ लिखा मैंने जी जी हाँ, जी कोई लिखा नहीं जाएगा इसके बारे में, लेकिन आपने इतनी ज़िंदगियों को खुशी दी, सिखाया लिखना-पढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। ज़िंदाबाद सदफ साहब, तो हम भी ज़िंदाबाद कहते हैं तो और आगे ऐसी हम आपकी जो हमको जो है एक खातून जो है, एक नमिता जी खुद ज़हीन है और एंकरिंग कर रही है, ये खूबसूरत एंकरिंग कर रही है। तो एक आपके जी, हवाले शुक्रिया। से आपकी आपका जो आपकी जो औरतें हैं, जो औरतों के मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू भी होनी चाहिए। और इस हवाले से मुझे ये एग्जाम्पल पेश करते हुए बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, ज़हन में बहुत आ गया अच्छी बात, मैं तो मैंने जी, इसलिए शेयर करने की बिल्कुल। कोशिश बहुत ज़रूरी है ये नज़रिया भी बहुत ज़रूरी था जो आपने किया और मतलब बहुत ये सोचिए ज़िंदगियों कि में फ़र्क प्रैक्टिकल तौर डाला। पर कैसे हो। तो प्रैक्टिकल तौर पर जी, इसी तरह से, इस तरह के कोई नहीं। आप जिस जगह हैं, हम अलीगढ़ में हैं, और अलीगढ़ में हमारा ये है, जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ की जो पड़ोस है, आप यहाँ देखिए,
कितनी जाहिलियत है, कितने अनपढ़ लोग हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि उस बिल्कुल। तबके में जाके, उस कॉलोनियों में जाकर हम इल्म के चिराग को रोशन करें, हम उर्दू के चिराग को रोशन करें, हम जबान के चिराग को रोशन करें। हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। सब कुछ पैसा कमाना जी, नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान तहरीक बक़ाए उर्दू के इस अदबी पेज पर रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ़ साहब। और जब इतनी बड़ी शख्सियत सामने हो, मतलब मेरे लिए तो, मैं रोज़ जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है सामने एक किताब, पूरी कुतुबखाना खुल गया है, मैं क्या-क्या देखूँ, क्या-क्या पढ़ूँ, क्या-क्या सीखूँ। तो आज भी वही रहा और बातें ऐसी हैं जो घंटों हो सकती हैं। हम बार-बार, कई बार और चीज़ों में आपको शामिल करना ज़रूर चाहेंगे सर। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि आपने तहरीक बक़ाए उर्दू के फ़ॉर्म का इज़्रा किया था, तो आप तहरीक का हिस्सा हैं, बल्कि मैं कहूँगी तहरीक आप जैसे लोगों से ही चलती है। और मुझे तहरीक बक़ाए उर्दू के सदर साहब, मोहतरम प्रोफ़ेसर इरफ़ान आरिफ़ साहब का एक शेर है, मैं यहाँ पढ़ूँगी तहरीक के लिए कि मुझे मुझे नमिता जी, मिटाने। मुझे खुशी जी, होगी कि कश्मीर, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, और कश्मीर में प्रितपाल सिंह बेताब साहब, जो बहुत ही निराले, अनोखे शायर हैं, मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ। मेरी राह रस्म भी जी, उनसे, तो उनके घर पे मैंने इजरा भी किया था। मुझे खुशी होगी जी, कि तहरीक बक़ाए उर्दू के बैनर और उसके एक लोगों के साथ वो चीज़ें अगर मुझे मिल जाएं, तो मेरे बायोडाटा में, और ये तहरीक जो इस तरह से फ़ाल हो रही है, मैं प्रैक्टिकल तौर पर ये बात भी बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे बहुत खुशी जी, होगी कि जिसकी आबियारी 10 साल पहले, और मुझे साल तो याद अब नहीं रहा, है ना, एक दहाई पहले या 7-8 साल पहले की बात होगी, मुझे जहाँ तक याद है। जी, जी। तो जब से जो है ये तहरीक यहाँ तक है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस तहरीक से इब्तिदा से जुड़ा हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बिल्कुल, इब्तिदा बिल्कुल। से जुड़ा हुआ। बुनियाद बुनियाद संगे बुनियाद हैं आप जैसे लोग। और ये तहरीक, वही मैं इरफान साहब का शेर मैं ये बोलना चाहूँगी आखिर में कि मिटाने आएँगे वो और थक के लौट जाएँगे, नहीं रुकने की ये तहरीक जब तक जान बाकी है। और जब तक आप जैसे लोग बाकी हैं, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, ये तहरीक नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। उर्दू की बक़ा और तरोीज के लिए हम काम करते रहेंगे, आप लोगों से गाइडेंस लेते रहेंगे। बहुत सारी बातें कहना सुनना अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें बाकी रहती हैं। हम उम्मीदें मैं रखते हैं कि फिर। जी, मैं बस 2 शेर से अपनी बात को जी इख्तिताम कर बिल्कुल। लेना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, इरशाद। हम अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं करते। क्या बात है! वाह! हम अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं करते, जी, करते हैं अगर कुछ तो दिखावा नहीं करते। क्या बात है! ये सच है कि दुनिया की रविश ठीक नहीं है। हुँ, ये सच है कि दुनिया की रविश ठीक नहीं है। ठीक नहीं कुछ है। हम भी तो दुनिया को गवारा नहीं क्या बात है! वाह! बहुत करते। और अच्छा। 2 शेर और प्रैक्टिकल बात पर बात खत्म होनी चाहिए। तो एक शेर भी हमारा बहुत प्रैक्टिकल है, जिस पर इख्तिताम देना जी, चाहूंगा मैं, कि आग जो आपने लगाई है, आग जो जी, आपने लगाई है, हमने अश्कों से वो बुझाई है। और आखिरी शेर क्रिटिकल है कि रोता जी। बच्चा हंसा के आया, रोता रोता बच्चा बच्चा हँसा के आया हूँ, हंसा के आया हूँ, आज की बस यही कमाई, यही कमाई है। वाह, वाह, वाह! आज क्या की बात! बस यही कमाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी आपका, इरफान भाई का, तहरीक बक़ाए उर्दू के तमाम अरकान का, जिनका नाम लिया उनका भी, जिनका नाम ले रहा हूँ आप सबका, अपने नाजरीन का, सामीन का, और नई नस्ल का भी, और जिनसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं ज़बान और अदब के हवाले से, आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ममनून हूँ, बहुत-बहुत, ममनूनियत का बहुत-बहुत इजहार करता शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपकी ये कमाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। हम भी आपके ममनून हैं, आपने हमें वक़्त दिया, इतनी सारी बातें बताई। बहुत कुछ बाकी है, हम दोबारा आपसे बहुत और बातें करेंगे और किसी जगह हम जुड़ेंगे आपसे। तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से मैं आपको सलाम कहती हूँ, आदाब, शब ख़ैर। हूँ। बहुत शुक्रिया।
मैं कंट्रोल रूम से कहती हूँ कि ये इस लाइव को काट दें, लाइव हमारा खत्म हो चुका है। सर आप लीव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इरफान साहब अगर हमको देख रहे हैं तो वो कंट्रोल रूम को इत्तला कर दें कि लाइव को बंद कर दिया जाए। और जो सामाईन अभी हमसे जुड़े हैं उनको हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा आज 2 सेशन सुना और हमें अपनी फीडबैक दिया अपना, हमें बताया कि क्या सही क्या गलत हो रहा है, अपनी बातें हमारे मेहमान तक पहुँचाई। बिहार, असम, उत्तराखंड और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारा लाइव यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल शाम 5 बजे हम फिर आपसे मिलेंगे।